अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शफात गिलानी। सबसे पहले आपको ये बताएं कि ये जो हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ है अनप्लग्ड रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, आज इसकी पहली एपिसोड है। सो वेलकम ऑन बोर्ड। हमारा इस पॉडकास्ट के ज़रिए मकसद ये है कि अगर आपको पाकिस्तानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में तजस्सुस है सिर्फ, या अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं एज अ डेवलपर, एज एन इन्वेस्टर, या अगर इस पूरे सिस्टम के किसी और एरिया में भी अगर आप शमूलियत हासिल करना चाहते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें जो कि आपको मद्देनज़र रखनी होंगी, वो क्या क्या डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि इस पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज पहली एपिसोड है तो हम चीज़ें थोड़ी सी सिंपल रखेंगे। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है अवैस ने और जवाद ने। ये दोनों हिस्सा हैं डाउ प्रॉपर्टेक का, विच इज़ अ न्यू स्टार्टअप इन पाकिस्तान। बहुत इसके एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इन्हीं से इनका तारुफ सुन लेते हैं। सो अवैस जी, थैंक यू शफात। पहले तो मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी आपकी उर्दू है, सो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अवैस है, मैं जो सेल्स और बिजनेस यहाँ पे देख रहा हूँ डाउ के अंदर। मेरा जो वाबस्तगी रही है वो ज़्यादातर टेक वाली साइड से रही है, बट आई बीन इन रियल एस्टेट फॉर द पास्ट 2 years नाउ ऑलमोस्ट, एंड डूइंग फेयरली वेल, सही चल रहा है। गुड। एंड मेरा नाम जवाद है, मैं आई एम लुकिंग आफ्टर द विजन एंड द एग्जीक्यूटिव टीम एट डाउ प्रॉपर्टेक। एंड मेरा इससे पहले रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड ब्लॉकचेन की इंडस्ट्रीज़ में कुछ एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस रहा है। एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स नाउ, दिस न्यू वेंचर। एंड आई थिंक द वे वी हैव टेकन अप दिस इंडस्ट्री और जिस तरह से हमने इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है, वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स इन द इनिशियल कपल। इट्स ग्रेट टू हैव यू गाइज हियर। मेरे ख्याल में हमारी इस पूरी डिस्कशन को बहुत इस चीज़ से तकवीत मिलेगी। इट विल हेल्प अस आउट द फैक्ट कि आप लोगों का रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एज अ डेवलपर और एज एन इन्वेस्टर दोनों तरीके से ताल्लुक़ रहा है, और जो आपने अपने एक्साइटिंग न्यू वेंचर की बात की है इसके ऊपर तो हम खैर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जवाब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नाउ यू हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद रियल एस्टेट in terms of development and with this venture of yours. Real estate को real क्यों कहते हैं? थोड़ा बेसिक सवाल है। Right, so as opposed to other assets that are basically paper assets, real estate is a physical asset, non-perishable in nature. लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, मेरे ख्याल में आजकल के दौर पे ख़ास तौर पे जिस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स तरक्की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम सब के पास बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर रियल की बात करते हैं तो शायद उसमें गोल्ड भी आ जाता होगा। तो वाई रियल एस्टेट, जो आपने एक बात की कि वक्त के साथ इसकी मालियत बढ़ती जाती है, तो ये बाकियों की क्यों नहीं बढ़ती, इसकी क्यों ज़्यादा बढ़ती है? नहीं, so जो when you talk about the exchange rate between real estate and money, तो रियल एस्टेट जो है वो एक अपने रिस्क रिटर्न ग्राफ के ऊपर एक रेशो से बढ़ती है। अदर एसेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क कुछ इससे ज़्यादा बढ़ते हैं और कुछ इससे कम बढ़ते हैं। गोल्ड भी बढ़ता है, गोल्ड ओवर टाइम पाकिस्तान के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ गोल्ड की रही है। अदर कमोडिटीज़ इज़ वेल, उनकी भी डबल डिजिट ग्रोथ रही है। पीपल यूज़ फॉरेक्स एज एसेट क्लास इज़ वेल। इट्स नॉट रियल बट उसकी भी एक डबल डिजिट ग्रोथ रही है। सो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क रिटर्न, पाकिस्तान में बहुत सारे एसेट क्लासेस की बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। रियल एस्टेट एज अपोज टू द रिस्क एंड जो उसका वेरिएंस है, जो उसके रिटर्न का वेरिएंस है, उस हिसाब से एक स्टेबल एसेट है और उसकी एक स्टेबल ग्रोथ रही है ओवर टाइम। डज नॉट मीन कि बाकी एसेट्स की ग्रोथ नहीं रही है। टिपिकली क्योंकि मनी डीवैल्यूइंग इन नेचर है, तो हर एसेट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ होती है। अ बेटर वे टू लुक एट दिस इक्वेशन इज़ कि आप उस इंक्रीज इन वैल्यू के लिए क्या रिस्क ले रहे हैं, एंड द रिस्क दैट यू टेक इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द वेरिएंस ऑफ द रिटर्न। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, चूँकि जैसा मैंने शुरू में कहा, ज़्यादा डिटेल में तो हम जाएंगे, लेकिन ये जो रिस्क रिटर्न ग्राफ की आपने बात की इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा ये मज़ीद समझाना चाहेंगे कि ये क्या फिनोमेनन है? राइट, सो रिटर्न जो है वो तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर लॉन्ग टाइम है। रियल एस्टेट के अंदर अमूमन 12% के करीब जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मेच्योर एसेट्स का लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि किसी एक साल में 3% होगा, किसी एक साल में 5% होगा, कभी -5% भी होएगा, एंड किसी एक साल में 40% होगा। तो बहुत अनरेगुलेटेड और अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब या सो द ग्राफ इज प्रीटी टिप्स एंड टर्वी, इट्स अप एंड डाउन,
आई थिंक लास्ट ईयर वाज फिनोमिनल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स एंड ग्रोथ. 30% के करीब जो है वो रिटर्न्स थे अक्रॉस द बोर्ड तकरीबन हर रियल एस्टेट के अंदर, विच वॉज एक्सपेक्टेड एज वेल बिकॉज उससे पिछले वाले 3-4 साल जो हैं उसके अंदर बहुत ही कर्व्ड ग्रोथ रही है. सो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ओवर लॉन्ग टर्म वो डिटर्मिन होते हैं कि आप ईयर ऑन ईयर कितना उसका रिटर्न ले रहे हैं, उसकी फिर एक एवरेज निकालने से. एंड सो डिफरेंट एसेट क्लासेस की वो डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न है. जो रिस्क है वो आप इस रिटर्न के वेरिएंस के अगेंस्ट कैलकुलेट करते हैं. सो अगर रियल एस्टेट का रिटर्न 12% है और वो 12% के बहुत करीब हर साल रह रहा है, किसी साल 9 है और किसी साल 13 है, तो वो उसका रिस्क बहुत कम है. द रिस्क ऑफ गेटिंग दैट 12% इज़ वेरी लिटिल. यू नो यू आर द आइडिया इज़ कि जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको उस रिटर्न को लेने का रिस्क मेजर होता है उसके वेरिएंस के अगेंस्ट. बिटकॉइन फॉर एग्जांपल, क्रिप्टोज फॉर एग्जांपल हैव अ वेरी हाई एक्सपेक्टेड ग्रोथ, बट वो किसी साल 300% ग्रो करता है और किसी साल -200% ग्रो भी करता है. So although the growth rate is triple digits, but the risk is very high because the variance factor is very high. आज आप लेंगे तो expected यही है कि आप over long term triple digit शायद growth achieve कर सकें क्रिप्टोज के अंदर, बट अगले साल में या अगले 6 महीने में क्या रिटर्न्स होंगे शायद बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं, जिस तरह पिछले 6 महीने में रहे. सो द क्लोजर यू आर एंड द मोर स्टेबल योर रिटर्न्स आर, the better it is on the risk return curve. The more variance you have in your expected return, the wider the risk is. यानी जितना आपके साल रिटर्न आने की एक्सपेक्टेशन में चेंज ज़्यादा आता रहे, फ्लक्चुएशन ज़्यादा आता रहे, मतलब वो थोड़ा सा रिस्की हो गया है. तो जो अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि पिछले साल उससे पिछले सालों की निस्बत लास्ट ईयर ग्रोथ जो थी या रिटर्न जो था रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा था, तो क्या उसके साथ साथ रिस्क्स भी बड़े थे? इसको इस तरह से देखें कि पाकिस्तान पे में इन्फ्लेशन जो है वो 7 से 10% के करीब रह रही है. सो एनी एसेट दैट डजंट गिव यू 7 to 10% इज इन रियल टर्म्स वो आपको नुकसान दे रही है. यानी हम कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करें हमें अफरात-ए-ज़र यानी इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए कॉल लेनी चाहिए. डेफिनेटली या सो पाकिस्तान में एवरेज 7.5 और पिछले कुछ सालों में डबल डिजिट्स ही रही है 3 साल से. तो अगर आप जो है वो अफरात-ए-ज़र को जो है वो मीट नहीं कर रहे तो इन रियल टर्म्स आपका नुकसान हो रहा है. सो आई सोल्ड अ वेरी स्टेबल एसेट, वेरी मेन रोड प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर मुझे 5 साल के अंदर एवरेज कंपाउंड ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 5% का मिला है, जबकि इन्फ्लेशन अगर देखेंगे तो वो तकरीबन 8% है. सो इन रियल टर्म्स मैंने हर साल 3% उसको लूज़ किया, राइट. एंड फिर मैंने उसको जब सेल किया तो मैंने इसी टाइम के दरम्यान में सेल कर लिया. ऑल्दो इस साल शायद वो 20% बढ़ा है, बट ओवर टाइम उसने मुझे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी पैसे पूरे करके नहीं दिए. एंड सो दिस बेसिकली इज कंसिडर्ड रिस्की. इफ़ यू आर कोई भी इन्वेस्टमेंट इट विल नॉट मेक सेंस अगर वो इन्फ्लेशन को पूरा नहीं कर रही है, और अगर वो काफ़ी अरसे तक इन्फ्लेशन को पूरा नहीं कर रही है तो दिस इज़ द रिस्क. आपको असल में ये रिस्क नहीं है कि आपने करोड़ रुपये लगाया तो आपको 80 लाख हो जाएंगे या 70 लाख हो जाएंगे या आपका करोड़ ज़ाया हो जाएगा. दिस इज़ नॉट व्हाट इन्वेस्टमेंट रिस्क इज़. इन्वेस्टमेंट रिस्क इज़ कि करोड़ रुपया लगाया है तो अगले साल उसको 1.10 होना चाहिए था, अगर वो 1.5 हुआ तो आपको रियल ग्रोथ उसकी पूरी नहीं मिली. यू हैव नॉट गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. जो उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपका पहले का एक्सपेक्टेड रिटर्न था जिसकी बेसिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी उससे जब कम मिला तो दैट्स द रिस्क. मुनाफे में से जब आप कम पैसे कमाते हैं तो उसको रिस्क, वो आपका रिस्क बन जाता है. अवैस मैं आपकी तरफ आता हूँ. जवाद से हमने डिटेल में बात कर ली रियल एस्टेट के लिहाज से क्या क्या रिस्क्स होते हैं. इंडस्ट्री के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर कोई आज इन्वेस्ट करना चाहता है रियल एस्टेट में तो किस तरह की ऑप्शंस या किस टाइप्स की चीज़ें अवेलेबल हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए? सो दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. जनरली जो है रियल एस्टेट में जब किसी से आप बात करते हैं तो वो फोकस करते हैं प्लॉट्स के ऊपर, जो कि एक बहुत अच्छा पोर्शन होता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, बट दैट्स नॉट द ओनली पोर्टफोलियो. सो हमारे पोर्टफोलियो में जो हम लोगों ने किताब में पढ़ा है उसमें तकरीबन 4 चीज़ें हैं. एक है प्लॉट्स, जो कि बहुत रिस्की गेम होती है, जिस तरह जवाद ने अभी जो एग्जांपल दी, क्योंकि मैं इसके साथ आई मीन आई नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये भी प्लॉट की बात कर रहा है. जिस प्लॉट के ऊपर लगे हुए थे उसने लिया 5% लिया. वो अगर आप एक राइड
एक वेव को अगर आप राइड कर लो ऊपर जाती हुई को तो फिर आपको अच्छे पैसे बच जाते हैं। अगर आप नीचे जाती हुई राइड करेंगे तो आपको फंस भी सकती है प्रॉपर्टी फॉर एटलीस्ट 3-4 ईयर्स, आपको पैसे नहीं मिलते आराम से, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती। थोड़ा सा स्पेकुलेटिव ज़्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर आपको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू किसी को नहीं पता होती। मार्केट जिस तरह आपने पहले बताया कि डीरेगुलेटेड है तो नंबर्स किसी के पास भी नहीं है, किसी को नहीं पता कितने पे खरीदा कितने पे बिका, बीच में कितना मार्जिन था जो कि डेवलपर जो उसने डीलर ने बनाया, या कितने डीलर्स बीच में इन्वॉल्व थे, कितनी लड़ियाँ थी। सो यू नेवर नो द एग्जैक्ट वैल्यू। सो क्या सराइयाँ ही होती हैं और फिर उसके बाद जाके यू एक्चुअली सी के शायद जब बेचेंगे तो फिर आपको पता चलता है कितना गेन हुआ। कि अगर हमारा एक माहिर जो कि रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी अर्से से काम कर रहा है, जिसकी फैमिली भी काम करती है, अगर उसके पैसे फंस सकते हैं तो किसी के भी फंस सकते हैं। सो वी शुड ऑल नो दैट एंड दैट्स अबाउट इट। कोई इतनी गलत चीज़ नहीं है। बट काफ़ी लोग रियल एस्टेट में जो एक गुड स्टोर ऑफ वेल्थ के तौर पे प्लॉट्स लेते हैं, वो कहते हैं यार मैं हमने पैसे डाल दें, जिस तरह जवाब ने कहा अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मिलती रहेगी तो वो खाली यही कहते हैं कि चाहे डाल दो, ज़मीन कभी धोखा नहीं देती। तो वो ये कि भी 10 साल के लिए रखी रखो तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट देते रहेंगे वो, ठीक है। वो फ्लिपिंग के तौर पे नहीं लेते, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो एक तो पूरा आपका पोर्टफोलियो आ गया प्लॉट्स के अंदर। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आपका यूज़ केस क्या है, क्या आपने उसको फ्लिपिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आप देखेंगे आपने किस तरह लेना है। अगर आपको लॉन्ग टाइम रखना है, जैसे मेरे अपने बच्चे की शादी के लिए मैंने रख दिया कि अभी ले लेता हूँ, बाद में जाके जब बेचूंगा तो फिर उसकी या तो एजुकेशन करूंगा या फिर उसकी शादी के लिए रख लेता हूँ। जनरली लोग इसी तरह के अपने गोल्स रखते हैं। या फिर जब मैंने 5 साल बाद 10 साल बाद जाके अपना कोई घर लेना होगा, अपार्टमेंट लेना होगा, उसको बेच के जो है मैं ले लूँगा। जनरली ये एक आपकी सोच होती है। एक दूसरा जो बीच में एक प्ले आता है रियल एस्टेट के अंदर, उसको कहते हैं स्पेस मार्केट। सो स्पेस मार्केट जो होती है आसान ज़बान में, जो भी चीज़ रेंटल के लिए अवेलेबल हो, ठीक है, और जो रेंटल के लिए अवेलेबल होती है चीज़, वो आपका पोर्टफोलियो बनता है आपकी पैसिव इनकम के लिए या सेकेंडरी इनकम के लिए, जिसके लिए आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता और आपको माहवार तौर पे कुछ ना कुछ आमदन आती है। एब्सोल्युटली, वो महीनावार हो या फिर क्वार्टरली हो, जिस तरह भी है वो आप पर डिपेंड करता है, जो भी आपकी उनके साथ ट्रांजैक्शनल डील है। बट ये एक काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। सो पहले वाली थोड़ी रिस्की हो गई, ठीक है। जो पैसिव इनकम है बेसिकली चीज़ बनी हुई है, एक दुकान है, एक अपार्टमेंट जो बना हुआ है, जो आपने रेंट पे दिया है, उसके अगेंस्ट आपको रेंट आ रहा है। तो क्योंकि वो सेफ है तो उसका रिटर्न जो सालाना का होगा वो थोड़ा सा कम होगा, बट ये कि उसकी मंथली इनकम अच्छी आ रही होगी आपके पास। कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा, जैसे जो आज जिक्र कर। हाँ, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस, उसमें कम होगा। वरना जो है रियल एस्टेट के अंदर अगर आप एक अच्छी चीज़ खरीद लेते हैं और अच्छा उसके पास रेंट आ रहा है, तो जिस तरह रेंट ऊपर जा रहा है उस तरह से उसकी वैल्यू भी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो सालाना का जनरली लोगों का यहाँ पे रफ रूल ऑफ थंब होता है कि 10% बढ़ा देंगे, ठीक है। सो वो जो 10% बढ़ाना होता है वो वही चीज़ है कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ही लोग कर रहे होते हैं कि अच्छा यार अगले साल करेंगे 10% बढ़ जाएगा, तो उसकी वैल्यूएशन भी 10% ऊपर चली जाती है। अच्छा, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की है वैल्यूएशन की। जिस तरह आपने जिक्र किया कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बेशक अगर प्लॉट खरीदता है तो उससे ये नहीं पता होता कि बीच में कितनी लड़ियाँ हैं या फिर इसकी वैल्यू क्या थी। तो जो रियल एस्टेट की वैल्यू है, हम तो सिर्फ अगर आम ज़बान में बात करें तो मार्केट की बात सुनते हैं, कोई व्हाट्सएप वाले अंकल कुछ बता देते हैं या कोई और प्रॉपर्टी डीलर कुछ बता देते हैं। तो वैल्यू किस तरह किया जाता है? सो शफात, बहुत अच्छा सवाल है, बट आई एम गोइंग टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। वो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया था उसमें, तो मैं उसके बाद आपको वैल्यूएशन समझाऊंगा, तो विल मेक मोर सेंस, ठीक है। सो एक तो हमारी पहले प्लॉट्स हो गया, फिर हमारा रेंटल वाला जो स्पेस मार्केट हो गया, फिर थर्ड प्ले होता है जो एसेट मार्केट का होता है। एसेट मार्केट इज जो भी मेच्योर एसेट हो जो बाय सेल के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा कैपिटल गेन्स का प्ले आ जाता है कि अच्छा मेरे पास दुकान है, मैंने वो बेचने के लिए रखी हुई है, वो रेंट के लिए नहीं है। सो पैसिव इनकम का प्ले अलग आ गया, आपका स्पेकुलेशन वाला या स्टोर ऑफ वेल्थ का अलग आ गया, और कैपिटल गेन का आपका अलग आ गया, ठीक है। फिर जो आपका फोर्थ लाइन है इसमें इन्वेस्टमेंट की, वो है डेवलपमेंटल रियल एस्टेट, जो कि तामीराती रियल एस्टेट है बेसिकली ना, आपकी बिल्डिंग बनाने का जो बिजनेस है, ठीक है। सो रियल एस्टेट के अंदर जो ट्रेडिंग का बिजनेस है वो प्लॉट्स के अंदर होता है, जो आपकी अपनी आमदनी का होता है वो थ्रू स्पेस मार्केट होता है। अगर आपने कोई चीज़ बेच के अगली चीज़ लेनी है तो वो एसेट मार्केट का है। और एक चीज़ जो आप कहते हैं यार इसके अंदर मैं पैसे लगाऊं, ये बिल्डिंग बनेगी, जिसकी वजह से आबादी आएगी, जिसकी वजह से ये जगह जो है वो मशहूर होगी, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे रहना चाहेंगे, वो डेवलपमेंटल रियल एस्टेट है। सो प्लॉट्स जो है उनकी वैल्यू क्यों बढ़ती है, यही होता है कि जिन रोड्स आ जाएंगी, एयरपोर्ट आ जाएगा, स्कूल्स आ जाएंगे, यहाँ पे अस्पताल बन जाएंगे, यहाँ पे लोग रहना शुरू कर देंगे, हेंस इसकी वैल्यू ऊपर चढ़ी जाएगी। वरना तो स्पेकुलेशन की बेसिस पे तो जा ही सकती है, बट ट्रू वैल्यू तो तभी जाएगी अगर कोई इसको इस्तेमाल करेगा। सो डेवलपमेंटल रियल एस्टेट का भी एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। नाउ कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट,
आपने कहा वैल्यूएशन किस तरह होती हैं। सो वैल्यूएशन यहाँ पे एक तो आम तर्ज तो यही है कि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से जाके पूछ लें तो वो जाके आपको बता देंगे कि यार इसकी क्या वैल्यू क्या नहीं है। काफ़ी हद तक वो सही भी होती है, गलत नहीं होती, वो मार्केट की तरफ से सही होती है। बट हम लोगों ने अगेन थोड़ा पढ़ा लिखा काम किया था। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वैल्यूएशंस होती किस तरह है। हम लोगों ने कोई 5 डिफरेंट तरीके पढ़े हैं जिसके अंदर से आप प्लॉट्स की, घरों की, अपार्टमेंट्स की, दुकान की एक वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यूएशन का सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है वो है आपका कंपैरिजन मेथड। अच्छा, कि जी अगर आपने 1 कनाल का प्लॉट लेना है, लेट्स अज्यूम कि आप F81 में एक कॉर्नर प्लॉट का 1 कनाल का प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने कंपेयर करना है विद एटलीस्ट 25 to 30 डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। स्टेटिस्टिक्स हमें ये बताती है कि हमें अनोमलीज को अगर बाहर करना है, अनोमलीज ये कि कोई बंदा अगर जल्दबाजी में बेच रहा है, या कोई बंदा है जो कि बहुत ही किसी को टांका लग गया और उसको एक 10 करोड़ की चीज़ 20 करोड़ रुपए में मिल गई, ठीक है, वो छोड़ के अगर आपने कोई अनोमलीज को बाहर निकाला तो 25 से 30 डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे लाइक टू लाइक। सो कॉर्नर है F81 का, तो कॉर्नर F81 में देखना आपने। आप ये नहीं कर सकते कि आप जाके F4 में या F6 के साथ जाके कंपेयर करना शुरू कर दें। दैट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन। इसके अंदर सबसे मुश्किल चीज़ है ही यही कि 25-30 प्रॉपर्टीज आपको मिलती ही नहीं। ठीक है, छोटा सा है, इस्लामाबाद हो गया, कहीं पे भी हो गया। सो लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना है, उससे आपको एक नंबर मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड जो मेथड है वो है आपका रेंटल की बेसिस के ऊपर होता है। सो जो आपका साल की जो आमदनी होती है उस दुकान में से या उस घर में से, वो एक सर्टेन परसेंटेज होती है उस जगह की वैल्यूएशन की। अच्छा, ठीक है। सो हमने कुछ जो नंबर्स किए हैं उसके अंदर जवाब बेहतर बता सकता है, बट इस्लामाबाद के अंदर अगर आपको किसी जगह का रेंट पता हो, घर का, स्पेसिफिकली घर का, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपको साल का रेंट निकल आता है। वो जो नंबर है ना, वो तकरीबन 2.5 से 3% होता है ऑफ द टोटल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, तो यानी सालाना जो उससे रेंट आ सकता है 2.5 से 3% वो उस पूरी प्रॉपर्टी की मालियत का होता है बेसिकली। अच्छा, ठीक है ना। अब यही चीज अगर आप कमर्शियल में देखेंगे तो कमर्शियल में तकरीबन जो नंबर है 5 से 6% है। अच्छा, ठीक है। सो 5 से 6% का मतलब ये कि अगर आपकी 41-42 हज़ार रुपए की अगर आपकी दुकान का रेंट है तो वो साल का बन गया तकरीबन 5 लाख रुपया। सो 5 लाख इज 5% ऑफ 1 करोड़। ठीक है, तो उसकी मलकियत 1 करोड़ रुपए की बन जाती है। दिस इज रफ रूल ऑफ थंब। इसके अंदर जो आपने चीज देखनी है, वैल्यूएशन में और आस्किंग प्राइस में फर्क होता है। ठीक है, आपने ये देखना होता है कि अच्छा यार, एक बंदा जिस तरह अगर आप लेने के लिए आए मेरे से एक दुकान, ठीक है, कंपैरिजन में हमने देखा जी वो है 1 करोड़ रुपए की, रेंटल लीड पे भी देखा जी वो है 1 करोड़ रुपए की, बट आप मांग 1 करोड़ 5 रहे हैं। ठीक है, सो आप मांग तो सकते हैं, बट मेरे पे डिपेंड करता है क्या मैं वो प्रीमियम देना चाहता हूँ या नहीं। या क्या आप 95 लाख मांग रहे होते तो मुझे 5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा होता। ठीक है, ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका जो है वो होता है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का तरीका। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के अंदर 2 मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जवाद ने काफी अभी तवील उसके ऊपर डिस्कशन की है। नंबर 1 इज इन्फ्लेशन एंड नंबर 2 इज जीडीपी। ठीक है, सो ये दोनों नंबर्स अगर आप कंबाइन करेंगे तो पाकिस्तान का नंबर तकरीबन 12-12.5% का बनता है इन द लास्ट 40 ऑड ईयर्स। ठीक है, सो वही आपको एटलीस्ट 12% जो है वो इंक्रीज मिलनी चाहिए। सो अगर इसका एग्जांपल मैं आपको किस तरह दूं, एक होता है फ्यूचर की वैल्यू देखना और एक होता है आपका पास्ट की वैल्यू देखना, राइट। सो अगर आपने फ्यूचर की वैल्यू देखनी है तो इसको आप कंपाउंड करते हैं 12% के ऊपर। अगर आपने पास्ट का नंबर देखना है तो आप उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो के ऊपर आप पिछले 5 साल का नंबर या 3 साल का नंबर आप देख सकते हैं। जनरली ये जो 12-12.5% का नंबर है ये 1-2 साल के ऊपर अच्छा नहीं बैठेगा। ठीक है, आपके पास डेटा होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 to 8 years। ऐसी ये जवाब या सो जिस तरह अवैस बता रहे थे, प्राइस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। इट्स व्हाट्स ऑन ऑफर। कोई बंदा, बिकॉज इट्स अ रियल एसेट, वन स्पेसिफिक रियल एसेट, यू नो, नॉन फंजिबल। आपको एक्सक्यूज मी, एक प्लॉट चाहिए तो वही प्लॉट चाहिए, एक दुकान चाहिए तो वही दुकान चाहिए। तो आप उसकी अगर इफ समवन नीड्स इट, आप कोई भी उसकी प्राइस उसकी मांग सकते हैं। But price is what you pay, and value is what you get. In terms of the intrinsic asset, actual asset में आपको मिल क्या रहा है, for what you pay is the value. The closer the value is to the price, the more fair the market is, the more balanced and in equilibrium the market is. When the price is higher than the value,
देन देयर इज अ प्रीमियम। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक हीटेड मार्केट है और आप उसकी असल वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, एंड सो इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस इन द लॉन्ग टर्म टू पे हायर देन द वैल्यू प्राइस, बिकॉज वो आपको इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप अपनी प्राइस से कम प्राइस आपकी कम है और वैल्यू आपकी ज़्यादा है, इफ़ यू पेइंग अ प्राइस ऑफ लेस देन द वैल्यू, देन यू आर गेटिंग एट अ डिस्काउंट, विच मीन्स दैट व्हेन थिंग्स स्मूदन आउट तो आपको ज़्यादा उसका हायर ग्रोथ मिलेगी, ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती थी जब वैल्यू ज़्यादा थी और प्राइस कम थी मार्केट में कपल ऑफ ईयर्स अगो, और मार्केट बहुत टाइट थी, ग्रोथ नहीं मिल रही थी। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक वैल्यूएशन, जिस तरह वैस ने बताया, आपको कम प्राइस देनी पड़ी हो वैल्यू से तो अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। जब आपको ज़्यादा प्राइस देनी पड़ी हो, आजकल की मार्केट ओवर हीटेड है एंड अ लॉट ऑफ द प्राइस दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट इज अ लॉट मोर देन द वैल्यू, तो वो डजंट मेक अ लॉट ऑफ गुड सेंस। एंड असल में तो वैल्यू जो है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, जिस तरह से वैस भी बता रहे थे, हिस्टोरिकल प्राइस की ग्रोथ के ऊपर है, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट, क्योंकि एक फिजिकल रियल एसेट है तो आज कितने का बनेगा ये भी उसका एक वैल्यू का डिटरमिनेंट है। ये एक्चुअली सो ये चौथा तरीका है, जवाद कैन एक्सप्लेन दिस एज वेल, बट सो चौथा तरीका जो वैल्यूएशन का है वो यही है कि अगर बहुत आसान ज़बान में अगर ये मैं खुद ही बना लूँ चीज़, तो वो क्या जो बंदा मेरे से पैसे मांग रहा है वो उतने की है या उससे ज़्यादा की है या उससे कम की है, ठीक है। सो सिंपल इसका 3-4 मोटे तरीका यही होता है कि आप 3-4 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ आप देखते हैं कि ज़मीन की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखते हैं इस पर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ आप देखते हैं आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है या फिर आपका जो टाइम लगेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। आपको 2 साल लगते हैं, 1 साल लगता है, 3 साल लगता है, तो उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना उस पैसे की। अगर आप कहीं और लगा रहे थे तो उसका क्या होता है। सो बैंक्स जनरली इसके ऊपर 1 साल का प्रोजेक्ट है 10% 12% तक का रखते हैं, ठीक है। कुछ लंबा प्रोजेक्ट है तो वो वेरी करता है बिटवीन आई थिंक 10 to 15% या 18% तक, ऐसा ही, राइट? या सो डिफरेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी की को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह वैस ने कहा 12 से 20% की रेंज, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या 12 से 20% पे कैलकुलेट करके अपनी कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। Obviously, overheads as well, land construction overheads and cost of equity, ये 4 components आपकी replacement cost के लिए। Yeah, so replacement cost, growth, comparison, ये सारे बहुत अच्छे methods हैं उसकी एक realistic value को जानने के लिए। But like all other assets, the real value is the user, the consumer, the जो end में जो बंदा उसको इस्तेमाल करेगा, एंड उसके इस्तेमाल के लिए वो क्या पैसे दे सकता है वो उसकी वैल्यू डिटरमिन करता है। द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ एन एसेट डिटरमिन्स इट्स रियल वैल्यू इन द लॉन्ग टर्म, एंड द बेस्ट स्ट्रेटजी वुड बी टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज जिनकी नेट ऑपरेटिंग इनकम लॉन्ग टर्म में वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। अगर उसकी करंट या फोरकास्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम हायर है मार्केट से तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। इट इज़ इनएविटेबल कभी ना कभी इन द नियर फ्यूचर ज़रूर बढ़ेगी। वो जो बढ़ने का रेट होता है उसको हम कैपिटलाइजेशन रेट बोलते हैं। हर एसेट जो है, हर एसेट क्लास और हर रीजन का अपना कैपिटलाइजेशन रेट होता है। जैसे इस्लामाबाद का वैस ने बोला रेजिडेंशियल में 2 से 3% है और कमर्शियल में प्रॉब्ली 3.5 से 5% है। द डेटा इज़ मिसिंग हियर इन आवर कंट्री, बट दुनिया में बहुत अच्छा डेटा अवेलेबल है जो दुनिया में अच्छी नेट ऑपरेटिंग इनकम वाली जगह हैं जहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल UAE for the last 20 years have had a capitalization rate of far higher capitalization rate than Pakistan, क्योंकि वहाँ नेट रेंटल यील्ड जो है वो 7-8-9% की रेंज में अप्लाई करती थी। इसी तरह से और देयर आर सेफर हेवन्स अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ थोड़ा सा रिस्क कम है एंड वहाँ बहुत वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो कम है। UK फॉर एग्जांपल हैज़ अ लोअर कैपिटलाइजेशन रेट। तो हर रीजन का अपना एक कैपिटलाइजेशन रेट है। विद इन आवर रीजन इस्लामाबाद इज़ अ मोर मैच्योर मार्केट, तो वहाँ लोग अपने स्टेबल एसेट्स के लिए, कम आमदन के लिए भी स्टेबल एसेट्स रख लेते हैं। नया इलाका बन रहा है तो उसी आमदन, अगर आपको वो आमदन मिल भी रही होगी तो यू विल प्रेफर टू हैव एन एसेट इन इस्लामाबाद। सो योर इन्वेस्टमेंट नीड्स अ हायर रिटर्न इन द डेवलपिंग एरियाज कंपेयर टू द मैच्योर एरियाज, अगर आपको मार्केट को स्टेबलाइज जगह पे देखना है। सो आइडिया इज़ कि इन्वेस्टमेंट अपने बेस्ट रिटर्न को हासिल करे।
इन टर्म्स ऑफ द नेट ऑपरेटिंग इनकम करंट एंड फोरकास्टेड अपने बेस्ट रिटर्न को हासिल करे। अगर ये नंबर हमारे पास अवेलेबल होना शुरू हो जाए, अगर आपको आपके 1 करोड़ के अगेंस्ट आपको एक जगह पे ₹1,00,000 का महीना मिल रहा है और एक जगह पे ₹50,000 का महीना मिल रहा है और एक जगह पे ₹25,000 का महीना मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप 1,00,000 वाले की तरफ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल होगा, अगर वो डेटा अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्टेबल एंड वेल स्प्रेड होगा, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल रिटर्न पे जाएंगे। आप 20 करोड़ का एक घर लेके इस्लामाबाद में फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली, जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली, आप उसके ऊपर 2, 2.5 या 3 लाख रुपए के रेंट में आप शायद बहुत खुश ना हो, अगर आपको पता हो कि उसी 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको किसी और जगह पे बेहतर रिटर्न 8 से 9 लाख भी मिल सकता है। सो ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में हमारी अभी तक की जो डिस्कशन हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पता चली हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरे समेत हमारे ऐसे बहुत से लिसनर्स और व्यूअर्स होंगे जिनको शायद अंदाज़ा ही ना हो कि रियल एस्टेट को आप वैल्यू कर सकते हैं और इसके कितने मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके अवेलेबल हैं। अगर मैं समराइज़ करूं जो आप लोगों ने अभी तक की हम लोगों की गुफ्तगू हुई है, तो एक कंपैरिजन मेथड है, यानी आपने कहीं पे भी कोई रियल एस्टेट की ख़रीदारी करनी है तो आप ये देखें कि उसी की तरह की आसपास बाकी प्रॉपर्टीज़ की क्या मालियत है। दूसरा जो आपने बताया वो है रेंटल यील्ड, कि यानी अगर मैं यहाँ पे आज प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ तो मुझे सालाना के तौर पे कितनी उससे रेंट या आमदन होगी और वो इस प्रॉपर्टी की पूरी मालियत की कितनी फ़ीसद बनती है। फिर आपने बताया इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का, उस पे जवाब में भी हमें बताया कि इन्फ्लेशन की रेट और जीडीपी की जो ग्रोथ की रेट है उसको मिला के ये जो मैं प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहा हूँ इसकी कितनी सालाना तौर पे रेट बढ़ेगा। और फिर आपने एक बताया रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, कि यानी अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को ख़ुद बनाता तो इसकी ज़मीन की कॉस्ट, इसके ऊपर तामीरात की कॉस्ट, बाकी जो इसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट्स हैं उसकी बिना पे इसकी क्या वैल्यू बनेगी। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा इन 4 मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करके एक वैल्यू आ सकती है जिस पे हम देखें कि मैं जो अभी ख़रीदारी करने जा रहा हूँ वैल्यू इसकी क्या है और मुझे जिससे मैं ख़रीद रहा हूँ वो कितनी प्राइस बता रहा है। तो ये तो सारी बड़ी अच्छी बातें हो गई। तो अवैस, आपने भी जिक्र किया, जवाद ने भी किया कि ज़मीन कभी धोखा नहीं देती, या लेकिन हम देखते हैं ख़ास तौर पे जब प्लॉट्स की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, कोई नई डेवलपमेंटल स्कीम आती है, तो एक चीज़ मार्केट में सर्कुलेट करती है जिसको हम फ़ाइल कहते हैं। ये फ़ाइल क्या है, ज़रा आप हमें समझा सकते हैं कि फ़ाइल धोखा देती है ज़मीन नहीं देती, सरफराज नहीं देता। I think Avais, I think he doesn't want to work in this industry anymore. So file is a kind of a promissory note. Real estate के अंदर एक promissory note है कि against the promissory note in some time, undisclosed time in the near future, from the parcel of land that a developer owns, a specific size will be cut for you, undemarcated currently, probably non-developed as well. तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे उस पर डेवलपमेंट होगी तो आपको उसके अगेंस्ट एक प्लॉट का वादा है या एक किसी भी यूनिट का वादा है। ये सिर्फ एक वादा है, एक एश्योरेंस है कि ये इतने सालों में बनेगी और ये आपकी प्रॉपर्टी का साइज होगा और ये उसके फीचर्स होंगे। ऐसा होना चाहिए। सो अ गुड प्रॉमिसरी नोट वुड हैव ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एक अच्छा प्रॉमिसरी नोट होगा तो उसमें लिखा होगा कि कितने अरसे में मिलेगी, साइज तो अभी भी लिखा होता है बट टाइम लाइन्स भी लिखी होंगी, और कॉन्ट्रैक्ट में अगर उस प्रॉमिसरी नोट को पूरा ना किया गया तो क्या उसके क्लॉजेज होंगे, टर्मिनेशन क्लॉज क्या होगा, जो प्रॉमिसरी नोट खरीद रहा है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। सो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉमिसरी नोट का पार्ट होनी चाहिए। बट राइट नाउ जिस तरह से रियल एस्टेट के अंदर प्रॉमिसरी नोट एग्जिस्ट करता है, इट इज़ वेरी रैंडम, एंड उसको क्योंकि उसका टिकट आइटम थोड़ा कम होता है, इट्स बुकिंग ऑफ अ सॉर्ट, तो वो एग्रेसिव सेलिंग टैक्टिक्स के ज़रिए ज़्यादा बिक जाता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिबेट्स एंड कमीशंस थोड़े हायर होते हैं। सोसाइटीज़ के लिए आसान है कि अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के अगेंस्ट वो पैसे शुरू में दे दें डीलर्स को, ताकि वो उनको वो पैसे इकट्ठे कर लें उस डेवलपमेंट को चलाने के लिए। हाउएवर आई थिंक कुछ चेक्स बहुत ज़रूरी हैं प्रॉमिसरी नोट्स ख़रीदते वक्त। यू शुड नो कि टोटल कितने प्रॉमिसरी नोट्स इशू हो रहे हैं। बिल्कुल।
बिकॉज जब प्रॉमिसरी नोट्स टिपिकली इशू होते हैं किसी एरिया के अगेंस्ट, तो ये नहीं बताया जाता कि टोटल लैंड कितना एक्वायर्ड है, लीगली कितना जो है वो आप उस लैंड के अगेंस्ट प्लॉट्स निकाल सकते हैं, किस नेचर के निकाल सकते हैं, और उसमें से कितने किस बंदे को इशू हो गए और कितने रहते हैं। सो जब ये प्रॉमिसरी नोट्स इस तरह से मार्केट में चलते हैं, इन द लास्ट 10-15 ईयर्स वी हैव सीन साइकिल्स जिसमें रोड पे खड़े होकर भी ये प्रॉमिसरी नोट्स अपने हैंड्स वर चेंज्ड ऑन दीज प्रॉमिसरी नोट्स ऑन द रोड, फेक प्रॉमिसरी नोट्स वर इशूड। जो असल इशूअर है उसके अलावा ये प्रॉमिसरी नोट जो है वो फोटोकॉपीज़ उसकी चलना शुरू हो गई, कई लोगों को बहुत सारे नुकसान हो गए। ओवरसोल्ड प्रॉमिसरी नोट्स इन लॉट्स ऑफ सोसाइटीज़ रिजल्टिंग इन promises that were not backed by actual land। फिर वो प्रॉमिसरी नोट्स वापस होने होते हैं। प्रॉमिसरी नोट्स इशू होते वक्त एक इन्वायरमेंट ऐसी बन जाती है कि जैसे कि एब्सोल्यूट स्कासिटी है मार्केट में, और आप अगर आज नहीं लेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पे आपको लेना पड़ेगा। यानी एक शॉर्टेज बन जाती है मार्केट में, एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी जाती है बिकॉज ऑफ द होल इकोसिस्टम। जो इस इकोसिस्टम के बाकी प्लेयर्स हैं उनको इतना ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाता है कि हर बंदा जो है वो उस प्रॉमिसरी नोट की तरफ मार्केट को लेके आ रहा होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के लिए एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। मैं भी इसी बात पे आने वाला था कि चैलेंजेस बहुत हैं इस इंडस्ट्री में, और मेरे ख्याल में यहाँ पे हमने बड़ी अच्छी बात की। हम कोई छोटी चीज़ भी ख़रीदते हैं तो हम पहले उसको नाप तोल के, उसको देख के, उसका जायज़ा लेके ख़रीदारी करते हैं। लेकिन जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो जैसे आपने फ़ाइल का जिक्र किया कि एक सिर्फ वादा है जो निभा हो या ना निभा हो, तो ये कोई रेगुलेशन कहीं पे है कि जो कि इसको रेगुलेट करे कि कंज्यूमर को पूरी इंफॉर्मेशन की रसाई हो, या फिर ज़्यादा फ़ाइलें ना बिकें, इतनी फ़ाइलें बिकें जितनी असल में ज़मीन है? क्या इस तरह का कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट करती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं करती, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। डू यू वांट मी टू से मोर? ये चीज़ें आपको ना सोसाइटीज़ में ज़्यादा नज़र आएंगी, ठीक है? आपको शायद ये LDAs, CDAs और RDAs में शायद आपको कम नज़र आए, ठीक है? ये चीज़ें जिस तरह जवाद ने बताया कि ये एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। सो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उसके लिए होती है जो कि एक नई सोसाइटी बन रही है ना, एक नई चीज़ बन रही है। सो उन्होंने उनको एक्साइट करना है कि आप यहाँ पे आके हमारे से पैसे लगाएं। हाँ, वो बेशक एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी बना है, राइट। सो उसको मैं डिफेंड नहीं करूँगा ऑब्वियसली, बट ये कि उसका तरीक़ेकार यही है कि भाई आप लोगों को लेके आते हैं ऑन बोर्ड, और फिर जिस तरह उनकी डिमांड बनती है उस तरह वो आगे मज़ीद चीज़ें वो ख़रीदते भी रहते हैं। सो इसके अंदर जो खाली एक जो गलत बात है इसके अंदर वो ये है जो स्पेकुलेटिवली इसकी जो प्राइस ऊपर जाती रहती है। वो टिकट साइज उन्होंने बहुत छोटा रखा हुआ होता है, मतलब ₹1,00,000 का, ₹2,00,000 का, फिर जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग कि भी आपकी सलाहियत है लेने की और आप चाहते भी हो लेना, तो आप उसकी डिमांड बनाते रहते हैं, ठीक है? और आप उसको ट्रेड कर करके उसकी प्राइस ऊपर ले जाते हैं। सो शुरू में हम लोगों ने जो पोर्टफोलियो की बात की थी उसके अंदर आई गेस मैं मिस कर गया था कि फाइल्स का भी पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका, बट मेक श्योर वो 1 से 2% ज़्यादा ना हो आपकी पूरी पोर्टफोलियो के अंदर से। सो आई थिंक जिस तरह से इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्ड है अभी, एंड एक बहुत सारे रेगुलेशन की ज़रूरत है। एक बंदा जो इन्वेंट्री बेच रहा है, जो फाइल्स बेच रहा है, उसके लिए रिकॉर्ड होना चाहिए, टोटल अवेलेबल इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, अप्रूव्ड इन्वेंट्री का रिकॉर्ड। देयर शुड बी सम रेगुलेशन इन प्लेस, बट sympathizing with the developers and dealers, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी ज़ाहिर है उसकी, हर रेगुलेशन के साथ एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आती रहती है पाकिस्तान के अंदर जैसे मुल्क के अंदर स्पेशली। इट्स नॉट वेरी इजी टू ब्यूरोक्रेसी के चैनल्स से गुजर के एक अप्रूव चीज़ को लॉन्च करना, इट्स नॉट वेरी इजी। देयर इज़ अ रीसेंट रिपोर्ट बाय घराना एंड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, पाइट की और घराना की एक रीसेंट रिपोर्ट थी जिसके अंदर वो बता रहे थे कि CDA के जो है वो 4 to 5 years रिक्वायर्ड है एक हाई राइज बिल्डिंग की रेगुलेशंस अप्रूव करने के लिए। अच्छा। सो इस तरह की जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है उसकी वजह से ये रेगुलेशन का प्रोसेस और ये सारा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है पाकिस्तान में। बट टू जस्ट आंसर योर क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, कोई ख़ास रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। एंड इस तरह इस सेगमेंट ऑफ द मार्केट के लिए जो प्री प्लॉट वाली प्रॉमिसरी नोट वाली मार्केट है उसके लिए कुछ रेगुलेशन बहुत जल्दी आ जाए। मैं
आई डोंट फोरसी इट एज वेल. सो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं, आई मीन जब आप फाइल लेने के लिए जाएं, डोंट वरी टू मच, लाइक यू नो इट्स अ फाइल, द प्लॉट विल कम, यू नो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होगी. डोंट रश गेटिंग दैट प्रॉमिसरी नोट. इट्स जस्ट अ प्रॉमिसरी नोट एंड यू कैन वेट एंड गेट द थोड़े सा प्रीमियम पे करके आप एक्चुअल प्लॉट भी ले सकते हैं. जब प्रॉमिसरी नोट ले रहे हैं तो एक्चुअल प्लॉट भी ले सकते हैं. लेकिन एक्चुअल प्लॉट तो बहुत ज़्यादा मालियत के होते हैं. अगर मैं आपको बताऊं अपनी, अगर मैं मिसाल लूँ, आई एम इन माई 30s, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मेरी इतनी सेविंग्स या अर्निंग्स होंगी कि मैं कोई एक्चुअल प्लॉट ख़रीद सकूं. तो मेरे लिए तो यही फाइल वाला तरीका, इवन दो इसमें रिस्क है, यही बेहतर नहीं होगा. Right. So just this weekend I was talking to someone. I will not name anyone, not any society, but these societies that are emerging, you know, east, west, north, and south of everywhere. Yeah. इनमें से एक society थी. So they were giving their dealers 7% rebate. I'll want to talk about the rebate as well and the fiduciary duties attached with rebate. पर 7% rebate दे रहे थे. 2 मिलियन की उनकी फाइल की कॉस्ट थी. 5 मरले की फाइल थी, 2 मिलियन की कॉस्ट थी. अ लॉट ऑफ फाइल्स आर इन दैट रेंज, जो हमारे शहर के आसपास के इलाके. सो 2 मिलियन की फाइल के अंदर आप जो है वो द डाउन पेमेंट वॉज 12.5%. सो आपके लिए बहुत प्राइम होगी कि आप 2.5 लाख रुपए की वो फाइल ले लें 5 मरले की. जस्ट सो दैट यू नो, वो जो सोसाइटी थी उसने अपने डीलर्स को अप टू 7 to 10% कमीशन या रिबेट ऑफर किया हुआ था. सो व्हाट इट मीन्स इज कि वो आपकी वो उसकी आपकी बुकिंग है 2 मिलियन की, तो उसको 7% मतलब 1,40,000 से लेकर 2 लाख तक का रिबेट डीलर को मिलेगा. यस. सो 7 to 10% स्टिल साउंड्स ओके डेवलपमेंट के लिए, कस्टमर एक्विजिशन के लिए. बट व्हेन यू कंसिडर कि आप 2.5 लाख देंगे तो उसमें से 1,40 से 2 लाख तो आपके डीलर को ही चला जाएगा. 50,000 जाएगा वो लैंड ओनर के पास जाएगा. नाउ यू आर स्टक इन दैट सिचुएशन. आपने वो बाकी 17.5 लाख देंगे, ज़ाहिर है 2 लाख डीलर ले रहा है तो 4 लाख डेवलपर भी देगा. तो फिर जब आप यू नो व्हेन यू कीप ऑन पेइंग योर इंस्टॉलमेंट्स एंड कीप ऑन टेकिंग द रिस्क, तो एट सम स्टेज यू माइट एंड अप इन अ सिचुएशन जिसके अंदर आप जो है वो एक्चुअल लेने की पोजीशन में होंगे. अदरवाइज यू सी अ लॉट ऑफ मनी इज जस्ट गोइंग इनटू दीज कमीशंस. मतलब कि इस वक्त अगर मैं आपकी सवाल को देखूं तो रियल एस्टेट के अंदर कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी शुरू की इन्वेस्टमेंट का एक बहुत हिस्सा जो है बड़ा, वो डीलर के पास ही चला जाता है, और एक छोटी सी अमाउंट या उससे थोड़ी सी जो अमाउंट है वो जाती है डेवलपर के पास. तो हम जो ये अक्सर सुनते हैं कि प्रोजेक्ट डिले हो गया, 5 साल से डिले हो गया, या डेवलपर के कुछ वादे होते हैं जो कि प्रमोशन और इश्तिहारात के वक्त तक होते हैं, बाद में वो पूरे नहीं होते. तो क्या ये इसी वजह से होता है? देखें, मेरा कंस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड है. मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ आई साइड विद द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. यू नो लेबर की स्किल बहुत कम है, अनस्किल्ड, एंड बहुत पैसे भी बहुत कम देते हैं. आजकल दिहाड़ी 900 से 1000 रुपये की दिहाड़ी है फॉर वेरी हार्ड डे एट वर्क. इतने पैसों के अंदर वो काम करते हैं. बहुत कम रिसोर्सेज भी हैं. हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंपेयर टू अदर प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम है, लेबर की कॉस्ट भी कम है. सो कंस्ट्रक्शन में इन सारे चैलेंजेस के बाद डिलेज भी आते हैं और कॉस्ट ओवररन्स भी आते हैं, प्लानिंग के फुकदान भी आते हैं. बट वो एक बड़ी रीजनेबल लिमिट्स के अंदर होते हैं. यू नो 5-10% के कॉस्ट ओवररन्स आते हैं. टाइम डिलेज और इन्फ्लेशन के इफेक्ट उसको बहुत मुश्किल कर देते हैं. उसकी एक मेन बड़ी वजह ये विशियस साइकिल है. जब आप पैसे आ रहे हैं तो स्टार्ट के पैसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जा रहे हैं, कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट में जा रहे हैं, डेवलपर के पास जा रहे हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स में जा रहे हैं, एंड द प्रोजेक्ट नीड्स ऑल दैट मनी. सो जब तक आपके इंस्टॉलमेंट्स नहीं आएंगे, और बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं आएंगी, तब तक प्रोजेक्ट पे काम हो ही नहीं सकता. प्रोबेबली द लास्ट 40% और 50% ऑफ द मनी इज़ last 50% of your money would go into the actual project. उससे पहले बस थोड़ा काम चलेगा, बस गाड़ी चलेगी. तो ये एक विशियस साइकिल है. फिर जब आपको काम नजर नहीं आएगा तो आप पेमेंट भी नहीं करेंगे. सो द होल सिस्टम इज स्टक. ऑल द बिग मार्केटिंग कंपनीज, टेली सेल्स की मार्केटिंग कंपनीज, एग्रेसिव फोन कॉल्स वाली मार्केटिंग कंपनीज, इट्स नॉट जस्ट द डीलर्स. किसी एक सेगमेंट की मैं बात नहीं कर रहा. द एक्चुअल कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई, and everyone spends a lot of money acquiring the customer, and उसकी जो first जो payment है उसके अंदर एक बहुत बड़ी cost sales में चली जाती है. I think industry के अंदर अगर हम private sector इसको self regulate करना शुरू करें तो it will be good कि हम
अपनी फिडुशियरी ड्यूटीज़ को समझें, हम डिक्लेयर करें कस्टमर को कि यार ये जो आप पैसे दे रहे हैं इसमें से क्या, एंड आई वुड आस्क कि हर बंदा पूछे अपने डीलर से या अपने प्रॉपर्टी एडवाइज़र या पोर्टफोलियो मैनेजर से कि अकॉर्डिंग टू द फिडुशियरी लॉ आपको बताना, आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि आप कितने पैसे ले रहे हैं इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट, आपका इस एडवाइस के अगेंस्ट, बिकॉज इट जनरली कम्स एज एडवाइस एंड द जनरल अंडरस्टैंडिंग इज़ 1%, एंड यू वुड प्रॉब्ली अज्यूम कि अगर आप 1 करोड़ रुपया देंगे तो आपका 1 लाख रुपए का जो है ना वो एडवाइजरी कॉस्ट है। इसके बरक्स ये है कि अगर आप 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं और 5 करोड़ की चीज़ के लिए 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो इन मोस्ट केसेस उस 1 करोड़ में से 30, 40, 50 लाख तो सीधा आपकी एक्विजिशन कॉस्ट में जा रहा है, विच इज़ बेसिकली डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ यू एक्वायरिंग दैट एसेट। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, जैसे वैस ने कहा, वो मुख्तलिफ लड़ियों के अंदर तकसीम हो जाता है। तो अगर मैं अभी तक प्राइमरीली एक लड़ी लैंड क्रूजर की है और एक लड़ी इस तरह की लड़ियों में बिल्कुल तकसीम हो जाता है। तो अगर मैं अभी तक की बात करूं, अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस क्या हैं, तो एक जो अवैस ने शुरू में एक बात की थी कि इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं होती लोगों को, आपने भी वही बात की कि फिड्यूशरी ड्यूटी होनी चाहिए कि जहाँ से भी आप रियल एस्टेट ख़रीद रहे हैं वो आपको पूरा क्लियर कट बताएं कि आपकी कॉस्ट कहाँ पे जा रही है। और जो दूसरी एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इंटरमीडियरीज़ यानी लड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं बीच में, बिटवीन द प्रॉपर्टी एंड द इन्वेस्टर। इसके अलावा क्या बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पाकिस्तान में? अब लिक्विडिटी से चैलेंज, पाकिस्तान में फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है, दुनिया भर में एसेट्स लिक्विडिटी यानी आराम से खरीदो फरोख्त करना या पैसा रेज करना, आराम से खरीदो फरोख्त करना। आराम से खरीदो फरोख्त करने के लिए दुनिया में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बैंक रिलेटेड हैं। आप बैंक आपकी डिज़ायर को फाइनेंस करता है एंड देन यू बेसिकली बाय डीलिंग विद द बैंक, साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक। उसके अंदर ज़ाहिर है इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग भी है, इस्लामिक मॉडल्स भी हैं इफ़ यू वांट टू बाय योर एसेट्स। बट दुनिया में ये बैंक्स फाइनेंस करते हैं आपकी रियल एस्टेट की परचेज़ को। यहाँ क्योंकि आपको ख़ुद करना पड़ता है तो पहली दफ़ा ख़रीदना भी मुश्किल है और उसकी हायर वैल्यूएशन पे उसको बेचना भी मुश्किल है। लिक्विडिटी इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, द टिकट साइज़ इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। टिकट साइज़ के अलावा जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ओवर सेलिंग का भी है। ठीक है, ओवर सेलिंग के साथ साथ इसको मैं थोड़ा सा लिंक करूँगा हमारा जो रवायती तरीका है जिसके ऊपर जवाब भी बात कर रहा था कि डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट मॉडल के ऊपर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी लो है और इन्फ्लेशन जो है बहुत ऊपर जाती रहती है। हमारे रवायती तरीके में एक मसला ये है, और मैं स्पेसिफिकली तामीराती रियल एस्टेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं प्लॉट्स वगैरह के ऊपर बात नहीं कर रहा। जब आपने रियल एस्टेट के अंदर पहले दिन में, अगर मैं एक बहुत एथिकल डेवलपर भी हूँ, आपने मेरे से एग्री कर लिया कि मैं 6,000 रुपये या 7,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के ऊपर मैं आपको चीज़ बना दूँगा, अपार्टमेंट बना दूँगा। अब जब उसने प्रोजेक्ट शुरू किया था पिछले साल, उस टाइम पे तकरीबन 80,000 रुपये, लाख रुपये टन था सरिया। आज 2 लाख रुपये हो चुका है। ठीक है, उस पहले कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर मैं एक एथिकल डेवलपर होकर आपके पास आता हूँ, सर जी देखिए कॉस्ट ही ऊपर चली गई है, तो आप कहेंगे यार ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये तुमने मुझे कहा था तो मुझे बना के, तुम्हारा मसला, मेरा मसला नहीं है। ठीक है, और मैं अब फंस जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब कोई बड़ा सेठ ढूंढूंगा या फिर कोई अच्छा डेवलपर पार्टनर ढूंढूंगा कि यार तुम मेरे से कुछ पैसे डालो, ठीक है, तो मैं तुम्हें इसके अगेंस्ट जो है ना इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री दे देता हूँ। ठीक है, अगर तुम उसको मिल जाएगा तो फिर तो सही है, अगर मैं एथिकल नहीं हूँ तो फिर मैं ओवर सेलिंग करूँगा। ओवर सेलिंग यानी इतनी ज़मीन होगी नहीं जितनी आप बेच देंगे। ज़मीन से ज़्यादा मैं अपार्टमेंट्स की अगर बात करूँ, जितनी अगर पूरी बिल्डिंग जितने भी स्क्वायर फुट की है, जैसे अज्यूम 20,000 स्क्वायर फुट की, 40,000 स्क्वायर फुट की है, तो मैं 40 की जगह 45,000 बेच दूंगा। ठीक है, 50,000 बेच दूंगा, क्योंकि वो जो खाता है जिसके ऊपर बाय सेल का मेंटेन हुआ पूरा लेजर है, वो तो सिर्फ डेवलपर के पास, वो तो पब्लिकली अवेलेबल है ही नहीं है। तो आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा, स्पेशली एक फिर इन्वेस्टर ओनली। ठीक है ना, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपका यूज केस ये नहीं है कि मैंने अपार्टमेंट लेना है, आप ऐसे ही अंदर आके कहते हैं चलो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, छोटी क्या मतलब एक नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, फिर देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर जो है फिर कोई भी बंदा क्या करता है, अगर एथिकल ना हो तो वो पॉन्जी स्कीम्स के अंदर आ जाता है। अच्छा, ठीक है, वो करना क्या चाहता है, वो कहता है यार चलो मैं एक चीज़ को जो है करता हूँ, 10 मेरे पास 100 अपार्टमेंट्स थे, 100 की जगह उसने अब 200 बेच दिए। फिर लोगों को उसने वादा कर दिया कि यार मैं, जब 3 साल हो गए तो उसके बाद लोग अच्छा आपने अपार्टमेंट देना था, अपार्टमेंट कहाँ गए, उनका अपार्टमेंट आपने क्या करना था, इसके अंदर आपको रेंट चाहिए था, अब आज से रेंट लेना शुरू कर दें। ठीक है, ये वो कहते हैं चलो यार ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम बच रहा है।
फिर कुछ लोगों को वादा कर देते हैं कि यार 20% ईयर ऑन ईयर आपको गेन मिलता रहेगा, तो हम आपको बाय बैक भी दे देंगे। ठीक है, अब बिल्डिंग भी बन रही है, उसके अंदर से रेंट भी दे रहे हैं, उसके ऊपर बाय बैक भी दे रहे हैं, और बिल्डिंग टाइम पे डिलीवर भी हो जाएगी। इट्स जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, सो ये एक रवायती एक सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सो दैट नीड्स टू चेंज। ठीक है, हम अक्सर सुनते हैं इश्तिहारात जब किसी भी ऐसी प्रोजेक्ट के आते हैं जो कि अभी तक तामीर भी नहीं हुआ होता, और पहले दिन से आता है कि इसके ऊपर आपकी रेंटल यील्ड इतनी होगी, आपकी सालाना इनकम इतनी होगी, हालांकि ज़मीन पे कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है, अब इसके अंदर से आप उसको रेंट कह लें, उसको आप डिस्काउंट कह लें, उसका जो मर्जी जस्टिफिकेशन वगैरह दे दें, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसमें ये जरूर कहूँगा, आप तो प्रूव कर ही देंगे, मेरी इंडस्ट्री है, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं इस इंडस्ट्री में। I will try to prove it. See, big developments require a lot of funds. बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। जो एक ख्वाब की स्टेज में एक लैंड, ओनली अ पार्सल ऑफ लैंड, पार्शली पेड। सो अगर आपको 10 अरब का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, प्रॉब्ली आप 10 करोड़ रुपए की डाउन पेमेंट के साथ 10 अरब रुपए की इन्वेंट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज लैंड वुड कॉस्ट प्रॉब्ली 70-80 करोड़। एक अरब रुपया की लैंड होगी, तो आप उसको 5-10% की डाउन पेमेंट के साथ किसी सोसाइटी के साथ लैंड लेंगे अगेंस्ट अ कमिटमेंट, एंड अब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। नाउ इट नीड्स दैट दैट क्लिफ जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ की है, और आपके पास तो जो पैसे थे वो आपने डाउन पेमेंट में दे दिए हैं। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, लाइक यू नो, प्रॉब्ली I counted hundreds of projects in 5 kilometer radius जो कि जहाँ मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, बट अब that was some months ago। अब तो पाकिस्तान में कोई और बिजनेस ही नहीं है, सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन इज़ द ओनली बिजनेस। सो उस सारे के लिए एक्चुअल यूज़र इज़ एक काफ़ी डरा हुआ मासूम इन्वेस्टर तो नहीं है, वो यूज़र है, उसको एक अपार्टमेंट चाहिए। वो एक्चुअल यूज़र काफ़ी लेटर स्टेज पे आता है। तो जो अदर प्लेयर्स इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री हैं वो इसको फाइनेंस करते हैं। फाइनेंस करने के लिए बैंक क्योंकि नहीं है, तो ये इट्स काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट जिसमें आप पैसे दे रहे हैं अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। कभी आप पैसे देते हैं कि आपको मुनाफा चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट वो आपको लिख के देते हैं कि जी आज आपको इतने का दे रहे हैं और बाद में इतने का आपसे वापस ले लेंगे, डिफाइनिंग योर प्रॉफिट। इसी तरह कभी आपको कहते हैं कि आपको मुनाफा भी देंगे और साथ में किराया भी देंगे। किराया इन एसेंस डिस्काउंट भी कहा गया इसको, दिस टर्म इवॉल्व्ड, इट वाज डिस्काउंट। एसेंशियली इट इज़ द शेयरिंग ऑफ योर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ फिक्स रिटर्न्स दैट विद अगर मेरी खाके बदहम ज़बान में मुंह में खाक, बट एक्चुअल में तो वो इंटरेस्ट ही है। द फिक्स्ड प्रॉफिट दैट यू गेट अगेंस्ट अ कमिटमेंट, rent discount or whatever is just the interest that the developer promises to pay against your investment. यानी डेवलपर को जब पैसा चाहिए होता है तो वो इस तरह की उधार पे उठाएगा या मुनाफे का वादा करेगा या सूद का वादा करेगा। ठीक है। एंड इन मोस्ट केसेस वो जो ये वादा है वो असल में तो ये वादा सबसे सस्ता उसको बैंक से मिलेगा जी। दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि अगर आपको पैसे लेने हैं तो वो सबसे सस्ते बैंक से मिलेंगे। इन टर्म्स ऑफ द लीस्ट इंटरेस्ट तो आपको बैंक देगा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बट बैंक कोलेक्टरलाइज भी करेगा आपके एसेट को, बैंक आपकी इन्वेंट्री भी मेजर करेगा, बैंक आपको रेगुलेट भी करेगा, बैंक आपके एनओसीज भी देखेगा, और ये सब कुछ तो आपके पास है नहीं ना अभी। एट दिस स्टेज यू डोंट हैव ऑल दीज थिंग्स, सो यू रादर गो फॉर अनकोलेक्टरलाइज्ड फाइनेंसिंग थ्रू ओपन मार्केट। you get access to पब्लिक फंड अनकोलेटरलाइज्ड तरीके से। और अब वो अनकोलेटरलाइज्ड फंड जो है वो अगर आप फाइनेंसिंग की इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो रेगुलेटेड है, तो इसलिए उसको नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री में रहने के लिए उसको पैक किया जाता है रियल एस्टेट के साथ। सो इट इज़ by buying a flat you are in it, by buying a flat to sell later, or by buying a flat and start getting a rental on it, essentially even a shop, essentially what you're doing is financing the project by securing some equity in the project, and the risk is कि अगर वो equity ना बनी तो पैसे तो चले गए आपके और वो चीज़ तो बनी भी नहीं है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरे ख्याल में मेरा और काफ़ी सुनने वालों का इससे कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा कि एसेंशली आप एक पैसा लगा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में और जो आपको रेंट के तौर पे मिल रहा है प्रोजेक्ट बनने से पहले वो बेसिकली एक इंटरेस्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट पे।
नॉन कोलैटरलाइज्ड, उसके पीछे कोई असासा नहीं है उस तरह। असासा तो बन रहा है ना, क्योंकि वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट जो है इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आपको रिश्ते भी आसानी से मिल सकते हैं, माशरे में आपकी एक साख्त बन जाती है फाइनेंशियल वेलबींग के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतनी मैच्योर है, इतने अरसे से यहाँ पे है। तो ऐसा क्यों है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इसके ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसेस नहीं हैं डेवलपर्स को या फिर इन्वेस्टर्स के पास उस तरह से कोई सोफिस्टिकेटेड तरीका मौजूद नहीं है ऑफ गेटिंग देयर हैंड्स ऑन द मनी? आप लोग नहीं थे so the industry is only as good as the people who are working in this. Typically पाकिस्तान में रियल एस्टेट में बहुत पढ़े लिखे लोग, structured from different fields, you know, technology, sales के, even legal side के, बहुत अच्छा टैलेंट रियल एस्टेट में पाकिस्तान में आ नहीं रहा था. It was this industry was, you know, on the sidelines. यूजुअली जो है वो अगर आप जो है वो कोई काम और नहीं कर पाते तो रियल एस्टेट आप स्टार्ट करते थे, ऐसा होता था. एंड ये क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड भी नहीं थी ये इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट इट हैज़, तो अच्छे लोग, अच्छा टैलेंट इसको ज्वाइन भी नहीं करता था. So I think recently, especially brands like, you know, Zameen and Gharana and other big brands operating in this country, bare minimum पे उन्होंने जो किया है वो इसको मेन स्ट्रीम में ले आए. उन्होंने इसको they have made real estate attractive and charming again for good talent to come. And I think इसकी वजह से I think it's about time that this industry you know gets its real value, और काफ़ी जल्दी इसके अंदर जो है वो हम मेरे ख्याल से चेंजेस देखेंगे. सो रियल एस्टेट जो है ना, जैसे अभी जवाब ने कहा कि पहले जनरली लोग क्या करते थे, या तो हम बैंकर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं. एक हमारा मुल्क भी एक तो काफ़ी नया है ना, ठीक है, 70 साल हुए हैं, एवोल्यूशन आते आते टाइम लगता है हर चीज़ के ऊपर. अब हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो हम लोग नई नई टर्म्स इस्तेमाल करते हैं प्रॉपटेक की, और ये वो दे मेक इट फैंसी, ठीक है, दे मेक इट वेरी अप्रोचेबल, वेरी रिलेटेबल टू द एवरेज जो, ठीक है. सो अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा भी आके बात करेगा, वो कहेगा मैं एक प्रॉपटेक में काम कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होगा काम करने के लिए, ठीक है. उसके पीछे दे अंडरस्टैंड कि भी अगर हम लोगों ने रियल एस्टेट ही बेचनी है तो वो रवायती तरीके से नहीं बेचनी. एक शिफ्ट आ गया क्योंकि इसके साथ एक तो बैड ओमन जो था ना बहुत ज़्यादा मुंसलिक कर चुके हुए थे ना, ठीक है. हर कोई कहता है यार जो भी रियल एस्टेट में काम कर रहा है वो भाई नहीं यार, कोई या तो टांका लगेगा, ठीक है ना, या फिर इसमें इस बंदे में कोई खराबी नहीं, भाई का भी सगा नहीं होता है ना, भाई का सगा नहीं होता. गेट टू हियर के रियल एस्टेट ले तो भाई के भी सगे अपने, क्योंकि वो असल में अगर देखा जाए तो आपका जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं यही सारे, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ठीक है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बिकॉज आपकी रेगुलेशंस जब किसी चीज़ के ऊपर नहीं होंगी, ठीक है ना, अगर आपको एक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो फिर तो आपका जितनी वो लग गया, जितना तुक्का लग गया सही है. अब एक बंदा है जिसको पता ही नहीं है, ठीक है, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चंद की बात कर रहा हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत पढ़े लिखे भी हैं एंड दे अंडरस्टैंड द मार्केट एज वेल. अगर एक बंदा है जिसको पता ही नहीं है कि मैं एक को बेचूंगा, एक चीज़ को बेच दूंगा, तो उसका लॉन्ग टर्म ट्रिकल डाउन इफेक्ट टू द इकोनॉमी क्या है, ठीक है, तो उसकी गलती तो नहीं है कि उसके ऊपर कोई चेक नहीं किया हुआ. अगर एक चीज़ है जो कि हमें पता है कि 8,000 रुपये स्क्वायर फुट में बिक रही है, ठीक है, बनती है और बिकती भी है, वो अगर एक बंदा उसको 16,000 रुपये के ऊपर बेच देता है, तो जवाब जैसे इन्वेस्टर तो उसमें नहीं आएगा. फिर कहेगा ज़रा पहले ही मेरा 100% मार्जिन तो ये खा गया, ठीक है ना. मेरे जैसा एंड यूज़र भी शायद ना आए, वो कहे कि यार मैंने अगर इसको इस्तेमाल करना था तो मेरे 1 करोड़ की चीज़ थी वो 2 करोड़ की होगी, ठीक है. फिर आप जैसे शायद जो पैसिव इनकम का प्लेयर है वो भी शायद ना आए, वो कहे कि यार देखो मेरे पास 5% आना था, वो 7,000 8,000 रुपये का मतलब बनता था, 16,000 का तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है. बट उसकी भी गलती नहीं, बिकॉज वो कह रहे हैं कि यार मैंने तो आज अपने घर का ख्याल रखना ना, मैंने तो आज अपने बच्चे को ट्यूशन देनी है, ठीक है, मैंने तो आज जाके अपनी पहली गाड़ी लेनी है, तो उस प्रॉपर्टी डीलर की भी गलती नहीं है. आई हैव हर्ड दिस अ लॉट. मैं किसी अगर बड़े डेवलपर या डीलर के साथ बैठता हूँ तो लाइक विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स इट्स वेरी क्लियर दैट देयर इज नो डील. मेरे ख्याल में हम एक पूरी एपिसोड करेंगे सिर्फ इस मौजूद के ऊपर कि जमात के साथ क्यों डील नहीं हो. हाँ, सब जमात के साथ तो डील नहीं, यू नो, पीपल डोंट लाइक डीलिंग विद मी बिकॉज ऑफ दिस वेरी यू नो चुपते हुए जो सवाल हैं जो मैं सो बचपन से लेकर हमें जो है वो ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, यू नो, वी आर ट्रेन फॉर दिस रैट रेस कि अभी बड़े होंगे, अभी ये करेंगे, फिर पैसे कमाएंगे.
और फिर so money is at the center of our training from day one. And then we get a reality check. We walk out to the real world and there are not enough jobs. बहुत अच्छी प्रोफेशन नहीं अवेलेबल पाकिस्तान में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं. एंड देन किसी एक इंडस्ट्री में एक चार्म नज़र आता है. पाकिस्तान में टेक्सटाइल में था किसी ज़माने में, घी में भी था, शुगर केन में भी था. डिफरेंट इंडस्ट्रीज एट डिफरेंट टाइम हैव गॉट. तो फिर एक तरफ लोग चलते हैं और फिर उसको सारे की सारा शहर, सारा जहान उसी तरफ चलता है कि पैसे हैं. बिकॉज मनी इज दैट टूल दैट गिव्स अस फ्रीडम, और सो इट सीम्स. तो ये हमारा ये कल्चरल प्रॉब्ली डिलेमा है. हम बचपन से इस चीज़ के लिए ट्रेंड हैं कि हमने पैसे कमाने हैं और किसी भी कॉस्ट पे कमाने हैं. और एकदम से बड़े हो के आप कहना शुरू कर दें कि जी पैसे तो कमाने हैं, बट आपकी एक फिडुशियरी ड्यूटी है, आपकी एक मॉरल ड्यूटी है, आपकी क्लाइंट के साथ आपने सर्व करना है. डजंट मेक सेंस बिकॉज वी हैव नॉट बीन ट्रेन्ड दैट वे. हम पूरी ज़िंदगी हमें ये तो नहीं ट्रेन किया कि ये सारी ड्यूटीज़ हैं, ये आपका मॉरल कंडक्ट है, ये इस्लाम के हिसाब से कारोबार करने के असूल हैं, धोखा ना देने की. क्या हमें तो ट्रेन ये किया गया है कि मी फर्स्ट एंड वी हैव टू बेसिकली हर हाल में हमने जो है वो पैसे कमाने ही कमाने. दैट विल गिव यू द कार, द बंगलो, द सोशल स्टेटस. मेरे ख्याल में इसीलिए मिसट्रस्ट भी ज़्यादा है. अगर हम बात करें, अगर मैं दोबारा डिस्कशन को लेके आऊँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री या डीलर्स और एजेंट्स के साथ बात करते हुए, तो मेरे ख्याल में अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं उसमें से शायद किसी एक बंदे के ऊपर हम ट्रस्ट करें और बाकी लोगों पे ट्रस्ट ना करें. और जब वो ट्रस्ट कर लेते हैं तो दे मेक श्योर दे स्टिक ऑन टू दैट पर्सन. सो वो एक ही बंदा होता है, उसको आप पकड़ते हैं और फिर कहते हैं यही मेरा डीलर है, यार ये मुझे सही तरह गाइड करेगा, और बाकी किसी के ऊपर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते. सो क्योंकि एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है कि कुछ ना कुछ हर बंदे ने कमाना है. एंड वी डू कीप एन आई ऑन इट, बट लाइक जो माइक्रो लेवल है उसके ऊपर थोड़ी लीकेज हो भी रही है तो जाने दें. एंड वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बनती गई है. एंड ग्रीड की फिर क्योंकि ये सारी जर्नी ग्रीड की है, एंड ग्रीड हैज़ नो बॉटम. एक औद का पहाड़ अगर आपको दे दें तो दूसरा औद का पहाड़ आपको फ़ौरन चाहिए होगा. दैट शोज ग्रीड हैज़ नो बॉटम. तो हमें वी नीड टू बेसिकली हैव अ मोर फंक्शनल मॉडल इन प्लेस वेयर greed does not drive our decision making, rather ethics, moral code of conduct. अगर legislation नहीं है तो इतनी कोई मुश्किल बात तो नहीं है. We have the code already, we have the book already that is the ultimate legislation. हमें कारोबार के असूल बताए गए. कारोबार के उन असूलों पे अगर हम चलेंगे तो I think the code is, we should stop blaming the legislation. The code does exist. We all of us do know deep down, we do understand what is right and what is wrong. It is not right to actually rip your customer off, someone who's trusting you. It's not right. If he's trusting you with his investment and you understand his goals, you understand his ambitions, तो आप उसको I hear this lot, 50 का ले लें, 80 का मैं बेच दूंगा. If you can sell it for 80, you better write a check right now. कि मतलब 80 का आप कैसे बेच देंगे? When I sell something, I sell real estate because I don't have the money. If I do have the money, I will not sell a single square inch, because why would I sell? I will not exchange my land with a piece of paper that has no value. The land can house me, the land can give me income as well, and it can grow its value over time as well. The paper will not reproduce itself and have 3 papers by the next 4 years. The land does it. आपको paper based assets के साथ मुझे लगता है कि बहुत ट्रबल हो गया है. Yeah, because the signatory on the paper-based asset has too much power. The power is too much. The tilt of power with the signatory, I have a problem with it. Everyone has the right to sign, his own legacy. अपना वो निशान खुद छोड़ सकता है. We are bound too much by these, signatories. Especially जो आपने एक civic duty की बात की है, जिससे शायद हम लेजिस्लेशन की एब्सेंस में सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं चीज़ों को. आई होप एंड आई विश कि असल में ऐसा हो. इससे पहले हमारी ये बात हो रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता एक शिफ्ट आ रहा है इंडस्ट्री में, चेंज आ रहा है. आपने कुछ निजी कंपनियों के नाम भी लिए जो कि थोड़े से इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री की डायनामिक्स को चेंज कर रहे हैं. इसमें यंग लोग आ रहे हैं, ज़्यादा एजुकेटेड लोग आ रहे हैं. तो आपके ख्याल में 2022 और इसके बियॉन्ड रियल एस्टेट इंडस्ट्री आपको आप कहाँ पे देखते हैं? I think when I see around and all the missing pieces of the puzzle, मुझे अब real estate ही नज़र आती है. Offices भी real estate ही हैं. जो हमारा infrastructure lack करता है वो भी it's a kind of real estate.
from airports to train stations and railroad and road networks. All of that is real estate of a sort, which is non-perishable in nature for a very long time, and which has the income-giving capacity as well. It's not a paper-based asset. And it's real. It's tangible. It's as tangible as it gets because आपकी sovereign guarantees उन assets पे based होती हैं. अगर आप exist कर रही हैं असल में, यानी कि आपके airports गिरवी हैं तो आपको लोन मिल रहे हैं, आपकी railways गिरवी हैं तो आपको लोन मिल रहे हैं. So if you have a real asset, so I think I see this private finance extending into all spectrums of the real estate in the very near future, where we as individuals of this country will be, and any country will be able to directly vest our interests into all kinds of real estate, be it industrial real estate, offices of the future, residential के साथ और commercial के साथ उसको link करना is with the passion that I have for this industry, it doesn't go really well with just linking it with these two industries. So I see our agriculture evolving. I think with if we see agriculture as a real estate asset, I think we can do a lot for food security and for better production of our agricultural goods. We need to have offices for the young people. We need to have more creative spaces as well. We need to have more cultural spaces as well. We need to start thinking beyond brick and mortar and just residential and commercial buildings. वैसे आपको लगता है कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस तरफ इस राह पे गामज़न है जो यूज केसेस हमें जवाब बता रहे हैं? है भी और नहीं भी. सो देखें, रियल स्टेट क्योंकि बार बार लोग कह रहे हैं कि रियल एसेट है. अगर आप अभी भी देखें, आपके पास 1947 से पुरानी बिल्डिंग्स भी अभी तक है ना, ठीक है, वो चल रही हैं, तो आपकी लाइफ स्पैन को भी कभी जो है वो एक्सटेंड कर जाती हैं जो बिल्डिंग्स हैं. सो सोसाइटीज़ हैं, अभी प्लॉट्स लोगों को ना, मैं जो खाली एडवाइस करूँगा या कहूँगा वो प्लॉट्स के अलावा भी सोचें. ठीक है, जो डेवलपमेंटल एरिया उसके अंदर भी अभी बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. ठीक है, अभी भी ज़्यादातर लोगों का ट्रस्ट जो है वो ज़मीन के ऊपर भी हम लोग प्लॉट लेंगे तो वो जाएगा, वो हमारे पास रहेगा. जो प्लॉट्स के ऊपर ट्रेडिंग होती है ना, उससे बबल बनना शुरू हो जाता है. ठीक है ना, अगर आपका ये सवाल है तो जो तामीराती वाली साइड पे है, जब एक बार बिल्डिंग बन गई है, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए शायद वो ना आबाद हो, ठीक है, बट सिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, इट विल टेक टाइम. इस्लामाबाद अब जाके हम लोग कहते हैं मैच्योर हुआ है. ठीक है, इस्लामाबाद कितना पुराना शहर है? 50 साल पुराना शहर है. उस दिन में लाहौर की वैसे ही गूगल मैंने सर्च किया था, इट्स एट 830 years old. 830 years old हमारी सिटी है लाहौर. ठीक है ना, उसका सेंटर जो है वो तब से जाके आबाद होता जा रहा है. तो एक बिल्डिंग अगर आज बनी है, अगले 5 साल में अगर वो नहीं होगी तो हाँ, इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर. ठीक है ना, इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑन योर बिहाफ. बट अब जब एक बार बिल्डिंग बन गई है तो अगले 100 साल कहीं नहीं जा रही लगभग, अनलेस के भी कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं. उस टाइम में उसमें सिटी ने भी इवॉल्व करना है, चीज़ों ने भी इवॉल्व करना है. इंशाल्लाह चीज़ें चलती रहेंगी. हाँ, ये अब जब एक जगह पे ओवर सप्लाई हो जाता है, एक जगह का बिल्डिंग्स का, एक यूज़ केस का, कि मिक्स्ड यूज़ हम लोगों ने बिल्डिंग्स बना दी सारी की सारी. हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ठीक है, कि नीचे हम लोगों ने कमर्शियल बना दिया, ऊपर हम लोग रेजिडेंशियल बना दिया. दिस इज़ अ वेरी कॉमन साइकोलॉजी जो कि कोई भी हमारा डेवलपर आजकल इस्तेमाल करता है कि ये बना दें तो ठीक रहेगा. नाउ हम लोग जो कभी भी बैठे होते हैं तो हम लोग सबसे पहली चीज़ ये सोचते हैं कि यार हमें ना एंड से सोचने की ज़रूरत है, बजाय ये कि हम सोचें हम किसको बेचेंगे. हम ये देखें कौन इसका इस्तेमाल करेगा. क्योंकि अगर हम लोग वो वेरीफाई कर लें कि उसका वो इस्तेमाल कौन करेगा तो उसकी हम लोग डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं ना. यार ये बंदा अगर असल में इसको चाहता है तो वो ले भी सकेगा. फिर उसी वो जब बंदे के से बात करेंगे तो वो ये भी बता देगा मैं पर मंथ इसका रेंटल कितना दे सकता हूँ. ठीक है ना, जिसके तहत हमें समझ आ जाए कि शायद इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट. कि ये जो बिल्डिंग बन रही है बनते साथ ही आबाद हो जाएगी या इसको भी 5 से 10 साल लगेंगे आबाद होते होते. ठीक है, सो जहाँ तक जवाब बात कर रहे हैं वो आई एम 100% ऑन बोर्ड कि आजकल लोग जो हैं वो बिल्डिंग्स बना देते हैं, फिर उसके बाद जाके सोचते हैं इसका क्या काम करना है. ठीक है, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है. बट अगर ये जिस तरह कह रहे हैं कि पहले हम लोग सोचेंगे एग्रीकल्चरल के लिए हम लोगों ने अगर लैंड इस्तेमाल करनी तो कैसे इस्तेमाल करें, उसमें से क्या कॉटन निकाले किधर लेके जाएंगे, अगर खाली हमने गन्ना लगाना है तो कौन इस्तेमाल करेगा. हम लोगों ने अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा, ये पहले सोच लें तो ज़्यादा फायदा होगा. सही. अब आते हैं ज़रा टेक्नोलॉजी की साइड पे. पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन हम देखते हैं नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, नए तरीके आ रहे हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के. ट्रेडिशनल मॉडल्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं. हम ग्रोसरीज़ की बात करें तो हमारे घर तक पहुंच जाती है.
हमने अगर शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन एक बहुत बड़ा हमारे पास मार्केट प्लेस अवेलेबल है। प्रॉपर्टी के अंदर या रियल एस्टेट के अंदर टेक्नोलॉजी की मुदाखलत के बारे में कुछ बताएंगे आप जवाब? जी आई थिंक प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी जो है एक आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री बनती जा रही है, बज़वर्ड दीज डेज़। पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन वाज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन क्लासिफाइड एड्स, जहां आप जो है वो अपने इश्तिहार लगा सकते हैं। हाँ, घर खरीदने के लिए या फिर रेंट करने के लिए आप इश्तिहार अक्सर देखते हैं कुछ वेबसाइट्स पे। एंड और उसके बाद जो है वो इंटरेक्शन विद सोशल मीडिया एंड द इमर्जेंस ऑफ AR एंड VR एंड विजुअलाइजेशन, ये सारा कुछ जो है वो इसकी फॉलोअप्स में था। एंड गुड टूल्स हैव कम अप वेयर यू कैन विजुअलाइज व्हाट यू विल गेट। आप वर्चुअल रियलिटी में देख सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी में आप प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। ये उसकी सेकंड वेव के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। एंड द वर्ल्ड नाउ इज़ गोइंग टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, उसकी थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, बिग डेटा को यूज़ कर रहे हैं, और उसकी बेसिस पे आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं कि लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या लोगों की। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अडॉप्टेड दिस नोशन ऑफ ऑप्टिमाइज्ड हाउसिंग। दुनिया में कुछ बेंचमार्क्स अवेलेबल हैं। एक लोअर मिडिल क्लास बिलो का जो सेगमेंट है, पर पर्सन या पर कैपिटा स्पेस यूजेज उसकी कुछ 400 के करीब है रेजिडेंशियल की। एंड देन फिर अगर आप इसी तरह से मिडिल सेगमेंट देखेंगे तो 400 से 600 स्क्वायर फुट पर कैपिटा की यूजेज है। अपर मिडिल में 600 से 900 और फिर हायर सेगमेंट्स में 900 अबव। व्हाट इट मीन्स इज़ कि 600 हमारा हाउस होल्ड जो है वो 6 लोगों का है, और हमारा जो ग्लोबल एवरेजेस के हिसाब से आप देखेंगे तो 600 स्क्वायर फुट है। सो 3600 स्क्वायर फीट हाउस इज़ गुड इनफ फॉर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी अपर मिडिल के हिसाब से बेहतर है, जबकि हमें तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक हमारे पास 2 कनाल का बंगला ना हो, बहुत बड़े घर ना हो। सो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये उसकी दिस इज द डायरेक्शन। एंड देन ऑब्वियसली पब्लिक लेजर्स, जो ये हम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, तो प्रॉबली पब्लिक लेजर्स विल सॉल्व दैट लॉट ऑफ इनोवेशन इन दैट फील्ड। पब्लिक लेजर यानी एक ऑनलाइन खाता हो जिसके ऊपर जिसने जितनी जमीन खरीदी है उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। जी बिल्कुल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स इन पटवारियों को आप बिल्कुल यूजलेस कर दें। सो पब्लिक ऑटोमेट कर दें। ये भी एक लड़ी है ना, इस पूरे इंडस्ट्री में एक लड़ी है जिसकी अपनी कॉस्ट है और जो कि रियल एस्टेट की कॉस्ट को भी बढ़ाएगी। No, so the cost of, so on a public ledger, a transaction on a public ledger is very similar to a message that you send across on internet, an email that you send across on internet, with the record keeping that is immutable. So अगर आपने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें अगर एक मैसेज चला गया तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, वो खाता रहेगा। एक दफ़ा जब उसमें मैसेज चला गया तो ताअज़ल वो खाता जो है वो वही रहेगा। The transaction can be reversed with the exact opposite transaction, but it cannot be deleted. So log delete नहीं हो सकता। Log delete नहीं हो सकता। और and sending and receiving area or real estate is as easy as a transaction, a message on a network. तो इस तरीके से ये लेजर्स ऑपरेट करते हैं, एंड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुनिया में तेज़ी से तरक्की आ रही है। पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट एंड SCCP इज़ वर्किंग टूवर्ड्स दीज मॉडल्स, जहाँ ये पब्लिक लेजर के अंदर ये सारे काम हो सके। आई थिंक ये एक उसकी नई एवोल्यूशन की प्रॉपर्टी वाली डायरेक्शन है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। I think this direction will really help lower the ticket size, because जब ट्रांजेक्शन करना एक मैसेज की तरह आसान हो जाएगा तो आपको लंबे लंबे ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक 1 लाइनर भी लिख सकते हैं। नाउ दैट इट्स वेरी इजी। तो जिस तरह से आप बहुत डिस्टेंस के ऊपर आप लंबे ख़त लिखते थे और फिर वो कुछ टाइम बाद पहुँचते थे और उसमें ईज़ का फैक्टर भी बहुत डिमिनिश हो जाता था। Now it's, wherever you're sitting in the world, it's as easy as, WhatsApp message, no cost and transaction just happening. So that's the paradigm shift we are talking about. ख़त वाले दौर से एकदम से निकल के हम व्हाट्सएप वाले दौर में दाखिल हो रहे हैं। बहुत बड़ी जंप है। तो जो आपने ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र किया, जिसमें आपने पब्लिक लेजर का जिक्र किया, आपने वर्चुअल रियलिटी के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को देखने का जिक्र किया,
आपने कहा कि ये प्रॉपटेक 3.0 का हिस्सा है जो कि दुनिया में जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है या ऐसी कोई कंपनी इस तरह की सर्विसेज फराहम कर रही है। हम कर रहे हैं। So usually ये पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि this solution is like too complicated. It's a solution, it's an answer looking for a question. I think the society has asked enough questions. The economic environment, the industry itself has asked enough questions, and it is about time that we work towards these solutions. These are complicated to understand, but once you do understand, they're very, very they create a lot of ease for the customer. आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए दूसरे मुल्क से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर पे बैठे असल में इसका मसला खाली ये है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें ना आइसोलेशन में अलग अलग से चल रही हैं, अलग चल रही हैं, इसलिए शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता। क्योंकि एक किसी मार्केटिंग कंपनी ने अपने डोमेन बनाया हुआ है, ठीक है ना, एक रियल एस्टेट वाले ने उसका अपना एक डोमेन बनाया हुआ है, बाय सेल वालों ने उन्होंने अपना डोमेन बनाया हुआ है। Once you combine all of these things together, ठीक है ना, only then will you be able to say कि हाँ यार ये हमारे पास मुल्क में ऑफर हो रहा है, ठीक है। काफ़ी हद तक मसला अवेयरनेस का भी है, काफ़ी तक लोगों को पता नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम लोग कर क्या सकते हैं। तो जो आपकी तो जवाब मेरे ख्याल में आपसे और अवैध से हमने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं, हमने ओवर सेलिंग की और मार्केट के बारे में जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं इसकी बात कर ली है। हमने यहाँ तक कि डेवलपर्स को जो मसाइल होते हैं जो कि रियल एस्टेट बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, उनके मसाइल पे बात कर ली और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी डिटेल में हमने जिक्र कर लिया इसका। मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के ऊपर हम एक सेपरेट एपिसोड रख सकते हैं जिसमें हम सिर्फ ये बात करें कि आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री को, जिसको हम साल से सुनते आ रहे हैं, पाकिस्तान में बड़े अरसे से है, किस तरह इसको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लेकिन एज अ पार्टिंग नोट आप कोई ऐसी टिप्स, कोई ट्रिक्स, कोई एडवाइस देना चाहेंगे इन्वेस्टर को कि किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको वो मद्देनजर रखें? Right. So I think my advice to myself as well and to everyone else has been education being the first step. कहीं पढ़ा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पल्ले बांध दिया कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन पेज द बेस्ट रिटर्न। सो आई थिंक जो ये क्लिफ है, इनिशियल क्लिफ है, ऑल योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस शुड स्टार्ट विद a good understanding of your risks involved. आप किस चीज़ में जंप इन कर रहे हैं, उसकी टाइमलाइंस क्या हैं, उसके रिस्क्स क्या हैं, उसमें आपके पार्टनर्स कैसे हैं, उसका लेजर कितना है, उसकी इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी इनकम कितनी होगी जो कि उसकी COD कमर्शियल ऑपरेशन डेट की जो उसकी वैल्यू डिटरमिन करेगी। Before you put your life saving into all these into an asset, it is worthwhile that you educate yourself about the tricks of the trade and you get a good knowledge of all these things. Do understand that there are risks involved. Whenever you make an investment, there are risks involved. अगर आप किसी के पास भी किसी प्रोजेक्ट में, किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो वो आपको अपना एक वैल्यूएबल एसेट सिर्फ इसलिए प्रॉमिस कर रहा है because he does not have the finances and that's why he's selling it to you. So buybacks and guarantees are private guarantees not backed by banks. Pakistan में almost no assets are backed by bank guarantees private sector में। आपको ये understand करना चाहिए कि the ability for the private sector to pay up in case of default are very limited. So you should understand the risks involved and then make a very pertinent investment decision. अगर आप एक higher valuation पे चीज़ ले रहे हैं तो डू रिमेंबर कि आपने प्रीमियम पे कर दी है, यू विल मेक लेसर प्रॉफिट। प्रॉबली आप अच्छी चीज़ एक साउंड इन्वेस्टमेंट लेसर रिस्क लेसर रिटर्न के साथ अगर लेना चाहें तो एक हायर वैल्यू पे ले सकते हैं, बट जहाँ रिस्क्स बहुत ज़्यादा हैं उसको हायर वैल्यू पे लेने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। You should, and so value in terms of absolute rate determine नहीं होती है, value in terms of its comparison to its replacement cost determine होती है। तो आप किसी भी चीज़ की जब कोई एसेट को ख़रीद रहे हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को आप मद्देनज़र रख के लें जब वो डेवलपमेंट के फेज़ में है, और जब वो बन गई है या बनने के बहुत करीब है तो उसकी पोटेंशियल जो इनकम है, जो उसकी आमदन है, उसको कैपिटलाइज करके देखें तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप ले सकते हैं।
and risks are not bad, uncertainties are bad. So do take risks, avoid uncertainties. Absolutely. So generally जब, क्योंकि मेरा काम सेल्स का बिजनेस वाली साइड पे है, तो जब भी मेरे पास कोई लोग आते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी होती है, रिस्क एलिमिनेशन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, ठीक है। सो आप रिस्क मिटिगेट करते हैं, उसके अंदर से आपने सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जिसमें जवाब बात कर रहा है कि आपको पता होना चाहिए कितना बायसर हो चुका हुआ, कितना एरिया है, कब बिका था, कितनी दफ़ा बिक चुका हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें और साथ में अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मैं एडवाइस करूँगा लोगों को कि बिला वजह एक बंदे की रिकमेंडेशन के ऊपर आप प्रॉपर्टी फ्लिप ना करें, ठीक है, बाय सेल ना करें। बिकॉज वही जो हम लोगों ने बीच में बात की कि जैसे नैयर साहब ने कहा था कि 5% तो आप सोच लेंगे भी साइड में कर दें, तो वो लीकेज जो है वो फिर हर ट्रांजैक्शन पे होगी, ठीक है। और वो हर बंदा जो है वो अपना मफाद, आपका शायद मफाद होगा बीच में, बट उसका भी दूसरे का मफाद भी है। सो मेक श्योर कि कुछ जगह से अगर आपने एग्जिट लेना है तो एग्जिट ले लें, कुछ जगह जो आप अच्छी एक चीज़ चल रही है तो अगर उसमें से एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है तो ना लें, जस्ट बिकॉज समबडी इज सेइंग सो, ठीक है। और फिर आजकल मेरे कमरे में जवाद ने एक पोस्टर लगाया हुआ है, मेरे ख्याल से वॉरेन बफे की सेइंग है उसके अंदर कि डोंट वेट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड देन वेट, ठीक है। सो सब कुछ करते हुए रिस्क मिटिगेट करें, सब कुछ करें, बट डू टेक योर रिस्क एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट नाउ, या ऑफ कोर्स। मार्केट में काम करते हुए इतना तो समझ आ ही गया है कि सबसे बड़ा रिस्क ना लेने में, but that's true, not taking the risk is the biggest risk because you'll be left out of the race. People who have not done in the past generation are left out of the race, and they do not have wealth to secure themselves. Their incomes and their earnings have devalued and depreciated at a far higher pace than they could cope up with it. So do start saving some percentage. Just a hint from our research, पाकिस्तान का marginal propensity to save 18% के करीब है, which means कि अगर आप एवरेज पाकिस्तानी हैं तो 18% आप अपने आमदन का हर महीने सेव कर रहे होंगे। अगर आप in the higher income groups, this number is higher, going up to around 30% as well. So just an idea, 18 से 30% की रेंज में ज़रूर सेव करें, इफ़ नॉट मोर, इनटू एसेट्स दैट विल यील्ड यू इनकम, दैट हैव अ पोटेंशियल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो. If it means cutting down on your expenses, if it means delaying your car right now, if it means delaying an upgrade to a house right now, all these things, we can discuss it some other time, referring to Robert Kiyosaki. All these things, all these possessions are liabilities and not assets in the modern world, and we should concentrate on assets which are either net positive cash flow positive होने चाहिए, या फिर वो future उनका outlook positive होना चाहिए cash flow के terms में, ताकि आखिर में आपके पास financial freedom के लिए मंथ ऑन मंथ एक पैसिव इनकम आ रही हो. प्लॉट के अंदर से जब तक तेल नहीं निकलेगा तो आपको आमदन कोई नहीं आएगी. तो ऐसे एसेट्स जो कि आपको हर महीने पॉजिटिव इनकम दे रहे हों, उनके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करें और उनके अंदर अपनी एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी बनाएं. Compounding those investments over 10-15 years, you will not know, and you will achieve financial freedom and a passive income जो आपके खर्चे चला सकती है. And eventually then what financial freedom, we use that term a lot, but what financial freedom means is कि आपके पास you have time free. Time is your most valuable resource. Money is not. Money is a printed paper asset signed by individuals. So time is your resource, and आपको चाहिए कि आप अपने time को free up करें so that you can use it for more productive things or things that you want to do in life. That is what financial freedom is. Getting there as soon as possible should be the goal. So क्योंकि आपने एडवाइस की बात की थी, मैं एक और एडवाइस लाजमी लोगों को देना चाहूँगा कि जहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट करें, वो उसका पहले ऑर्गेनिक रेंट देख लें कि वहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है. और फिर देखें कि अगर कोई डेवलपर या बाकी सारे इनऑर्गेनिक रेंट दे रहे हैं तो क्या वो मेंटेनेबल भी है कि नहीं है. आई मीन दैट्स अ गुड एडवाइस आई थिंक, जो कि हमें लोगों को देनी चाहिए. कि हमारे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं, कहते हैं यार आप तो बहुत कम रेंट जो है वो ऑफर कर रहे हैं, जब चीज़ बन जाएगी तब भी हमें तो आज जो है 12% दे रहे हैं. कि यार ये 12% कहाँ से आपको मिल रहा है. तो वो इसके ऊपर गलत
अनफॉर्चुनेटली लोगों को पट्टी पढ़ाई जा रही है, वो उस पटड़ी पे ना ही चढ़े ज़्यादा बेहतर है। दैट्स अनदर एडवाइस। मैं आप दोनों की तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए और ख़ुद मेरे लिए ज़ाती तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा आपने दे दी है, और मेरे ख्याल में जो जवाद ने बात की है, बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग अ रिस्क एट ऑल। कुछ प्रेडिक्शंस की बात कर सकते हैं हम ऑन द लास्ट नोट कि मार्केट आगे कहाँ पे जाएगी, कैसी होगी, रियल एस्टेट का कोई बबल है जो बर्स्ट होगा, लोग अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगा रहे हैं, किस तरफ कहाँ देखते हैं आप रियल एस्टेट? वैस व्हेयर डू यू गो फर्स्ट? वैसे सेल्स के बंदे शायद ये हमें बता सकें। सो रियल एस्टेट के अंदर मेरी अपनी एज आई सेड वाबस्तगी जो है बहुत कम है, छोटी है, बट ये कि जितनी देखी है वो थोड़ी सी एजुकेशनल तरीके से थोड़ी ज़्यादा देखी है। सो इसको देख के आप जो है ना स्पेकुलेशन को आप साइड पे करना शुरू कर देते हो। यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि यार यहाँ पे ये कहाँ की कहाँ चली जाएगी, कहाँ से किधर निकल जाएगी, कि भाई आप आज 10 लाख लगाएं तो आपको 20 लाख रुपया महीने के अंदर मिल जाएगा, ये वो। हैविंग सेड दैट, इन द लास्ट 1 ईयर जिस तरह हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं, थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड रहा है। अगर पिछले आप 10 साल का डेटा भी देखें, सो दैट जस्ट क्लियरली टेल्स अस कि भी अगर एक सिक्लिकल फॉर्म में अगर एक साइन कर्व बन रहा है, तो इसके अंदर इट्स वेरी एविडेंट कि गिव इट अनदर ईयर और सो थिंग्स आर गोइंग टू सेटल डाउन। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज होके एक एडजस्टेड रेट के ऊपर आएंगी। नॉट गोइंग टू से कि भी वो जवाब ज़्यादा बेहतर उसमें कमेंट्री कर सकता है कि एक रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, बट प्लॉट्स के अंदर जो चीज़ें या फिर डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर जो चीज़ें थोड़ी सी महंगी बिक चुकी हुई हैं या बहुत इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ऊपर विदाउट एनी क्या नाम है एक डिलीवरी ड्यू डेट के बिक चुकी हुई हैं, उनके अंदर एक एडजस्टमेंट लाजमी आएगी। एक एडजस्टमेंट आएगी, यानी आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट की जो कीमतें हैं आने वाले सालों में शायद वो कमी की तरफ आएँ। जवाद, डू यू सेकंड दैट ओपिनियन? देखें, सो प्राइस इज़ जस्ट अ नंबर। रियल एस्टेट के अंदर प्राइस इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपने कोई चीज़ हायर वैल्यूएशन पे ली है तो यू नो few months up and down, maybe a year up and down, you will face a situation where your returns are much lesser than the inflation rate. किसी भी हालात में आप लें तो आपको ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगी। अगर आपने वैल्यूएशंस को कंसिडर नहीं किया है तो वेरी सून यू विल फेस दैट सिचुएशन वेयर ईदर यू विल गेट नो अप्रिसिएशन or your returns will be lesser than the inflation rate. If the asset is a solid on ground asset. If the asset is not on ground and if you've invested with parties that cannot maintain their cash flow, liquidity can be absolutely tight as well, which would mean कि आपको बहुत सस्ते में भी बेचना पड़े, which would mean a recession as well. Generally पाकिस्तान के अंदर क्योंकि लोग लोन्स नहीं यूज़ कर रहे होते, तो एक्चुअल रिसेशन या एक्चुअल प्राइस कम नहीं होती है, बस प्राइस अपनी जगह पे रुक जाती है। सिर्फ जहाँ जिसको लिक्विडिटी चाहिए वो सस्ते में बेच के निकल जाता है। वीक हैंड्स आर गॉन एंड देन स्लोली मार्केट अपने आप को रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। मार्केट अपनी यू नो वापस दोबारा से साइकिल के एंड में दोबारा से आना शुरू हो जाती है। सो आई थिंक आई वुड एग्री विद अवैस, द मार्केट हैज़ बीन ओवर हीटेड। द ग्रोथ पेस दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन द लास्ट 18 मंथ्स, हमारे पास अभी जितनी भी रियल एस्टेट्स अनाउंस हुई हैं वो सब मिला के भी हमारे डिमांड डेफिसिट को पूरा नहीं कर सकेंगी। सो लॉन्ग टर्म में मैं बहुत अच्छा एक आउटलुक देख रहा हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। पाकिस्तान can go in a very can go in northwards from here as well. Short term में valuations is the key. High value की चीज़ों से exit लें। अगर आपके पास खाली plots हैं जो कि ज़ाहिर है वहाँ से you will not have, तो अगर आपकी इनकम नहीं आ रही और उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है तो एंड आपके पास उसको बनाने के पैसे भी नहीं है जो उसको नेट इनकम पॉजिटिव करेगा, तो आई थिंक यू माइट वांट टू कंसिडर कि आप वहाँ से एग्जिट लेके ऐसे एसेट्स में जाएं जो आपको इनकम दे सके। एंड रिसेशंस में इनकम्स आर ग्रेट, स्पेशल इन रिसेशंस में अगर आपको रेंट आ रहा है that's great. You don't want to take exit from that real estate. Actually आज ही में एक साहब मुझे शायद बता रहे थे, मैंने खुद पढ़ा था कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के अंदर they were saying is कि in the next 2 years 3 years time actually people who will be entering the housing market is around 27% in Pakistan. So that just tells you कि डिमांड जो है फिर भी रहेगी, ठीक है ना। सो डिमांड के जो दो पहलू हैं आपके, विलिंगनेस और एबिलिटी टू बाय, एज लॉन्ग एज दैट्स देयर यू शुड बी एबल टू बाईपास द रिसेशन एज वेल। Thank you so much, Awais. Thank you so much, Jawad. I think we've had a very insightful discussion.
हमारी कोशिश नहीं थी कि हम शुरू वाले अपनी पहली एपिसोड के अंदर चीज़ें इतनी टेक्निकल साइड पे ले जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं है अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें. थैंक यू फॉर योर प्रेडिक्शंस. इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड फॉर श्योर. कुछ मेरे और सवाल हैं जो कि हम उसमें करेंगे. And thank you for everyone for listening to us, for giving us your time. हमारी यही कोशिश है, यही काविश है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे सकें जिसके ऊपर वो एक अच्छा डिसीजन ले सकें. पैसे कमाना जितना मुश्किल है, पैसा गंवाना उतना ही आसान है. हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसे टूल्स दें, ऐसी चीज़ें बताएं जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और आपका फ्यूचर में नुकसान ना हो. Thank you very much. Stay tuned for the next edition and inshallah we will be speaking to you very soon.